नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् ददत् मृत्युघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिल सन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटबिल सच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तम् निखिल गदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी मित्रों को नमस्ते। गुरुदेव जो है अभी कक्षा को शुरू करेंगे। आदरणीय गुरुजी। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर 71 पे पढ़ेंगे जी। 71। बहुत से लोग दही को बिल्कुल अमृत समझ के खाते हैं और दही को ठंडा मान के खाते हैं और लगभग मैक्सिमम दही का इस्तेमाल करते हैं। तो आज पढ़ेंगे दही के गुण धर्म। मनोज जी पढ़ो इसको। हाँ जी जी, एक मिनट रुकिए। पेज नंबर 71। हाँ, दही गुण वर्णन। दही पाक एवं रस में अमल होता है। ग्राही मल को बांधने वाला, गुरु पचने में देर लगाने वाला, उष्ण तथा वातनाशक होता है। मेदो धातु, शुक्र कफ पित्त रक्त, अग्निवर्धक एवं शोथ कारक होता है। भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाता है। इसका प्रयोग अरुचि में किया जाता है। जाड़ा लगकर आने वाले विषम ज्वर में, पीनस रोग में एवं मूत्र कृछ रोग में इसका प्रयोग हितकर होता है। गृहिणी रोग में रुक्ष दही हितकर होता है, मक्खन मिला हुआ। रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आग में तपाकर दही को न खाएं। वसंत ग्रीष्म तथा शरद ऋतु में दही ना खाएं। मूंग की दाल उसके बड़े के बिना दही न खाएं। मधु घी मिश्री से रहित दही न खाएं। आंवलों से रहित दही न खाएं। प्रतिदिन दही न खाएं। क्यों नहीं खानी है मनोज जी प्रतिदिन दही? ये अग्नि को मंद कर देगी। गुरुजी पेज नंबर कौन सा है गुरुजी? 70। ऐसा क्या गुण है कि ये प्रतिदिन नहीं खानी है? गर्मी अमल रस होता है गुरुजी, जो पचने में ना गुरु होता है, बहुत गुरु होता है। ये पचता नहीं आसानी से, तो इसलिए पचने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए इसको पचाने के लिए। अनुपम जी बताएंगे कि प्रतिदिन क्यों नहीं खानी है, इसमें ऐसा कौन सा गुण है अनुपम जी? गुरुजी मेरे हिसाब से तो ये अम्लीय है और अभिसंधि है, इसलिए प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा जी। जी अभिसंधि होने के सही बताया जी। आगे पढ़ दो जी, पूरा पढ़ दो एक बार, फिर डिस्कस करेंगे। रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। आग में तपाया हुआ नहीं खाएं। बसंत ग्रीष्म तथा शरद ऋतु में न खाएं।
मूंग की दाल तथा उसके बड़े के बिना दही न खाएं। मधु, घी, मिश्री से रहित दही न खाएं। आंवलों से रहित दही न खाएं। प्रतिदिन दही न खाएं। ऐसा दही भी नहीं खाना चाहिए जो अच्छी तरह जमा ना हो। यदि इस प्रकार के निषिद्ध दही का सेवन किया गया तो ज्वर, रक्तपित्त, विसर्क, कुष्ठ रोग, पांडु रोग, भ्रम यानी कि चक्कर आना, ये विकार उत्पन्न होते हैं। वक्तव्य: आजकल मक्खन रहित दूध तथा दही भी मिलता है। पुराने क्रम से घी निकालने में देर लगती है। आज भी पंजाब प्रदेश में उत्तम दूध दही की घी सुलभ है। यद्यपि दही को बहुत से लोग सदा खाते हैं, फिर भी इसके निषिद्ध विधि से निषिद्ध कालों में सेवन करने से ऊपर कहे गए ज्वर आदि रोगों के होने की संभावना बनी रहती है। इसके बारे में कहा गया है जी, जो दही है, दही पाक और रस में अमल है, मल को बांधने वाला है, गुरु है जी, गुरु है और उष्ण है। लोग दही को ठंडा मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार दही की जो तासीर है वो गर्म है जी। दही गर्म है, लोग मानते ठंडा है। इसलिए जिनको गर्मी की समस्याएं हैं, एसिड की समस्याएं हैं, तेजाब की समस्याएं हैं, वो उल्टा डॉक्टर भी उनको बोलते हैं और वो लोग भी खाते हैं, क्योंकि ठंडा समझ के जी। तो इसलिए उनको अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो दवाइयाँ चलती रहती है, समस्या ठीक नहीं होती, क्योंकि हेतु उनके चलते रहे हैं जी। जो मेनली दही प्रतिदिन नहीं खानी चाहिए, उसमें तो आगे पॉइंट वो है जी कि अभिसंधि है। ये अभिसंधि होने के कारण प्रतिदिन, अभिसंधि मतलब ऐसा गुण जो अंदर जाके आपकी अग्नि को धीमा करने का काम करे, आपकी धातुओं की अग्नि को धीमा करने का काम करे। अभिसंधि जो अंदर रुकावट पैदा करने का काम करे जी। तो गुरु है, अभिसंधि है, दोनों ही गुण है, इसलिए प्रतिदिन ना खाएं। उष्ण है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में नहीं खानी है। वात का शमन करने वाला होता है, लेकिन दीपन पाचन अनुलोमन होने के बाद वात वाले को कभी कभार खिलाई जा सकती है जी, रेगुलर नहीं खानी है। रेगुलर खाएंगे तो आगे लिखा है कि ये मेद धातु को बढ़ाने वाला है, तो विकृत अवस्था में मेद को बढ़ा देगा जी। विकृत अवस्था में, जिसमें खराब फैट शरीर में बढ़ता चला जाएगा। शुक्र में भी स्थूलता आ जाएगी जी, अगर हर रोज दही खाई जाएगी तो। यह मेद धातु, शुक्र धातु, कफ और पित्त, पित्त को क्यों बढ़ाता है? क्योंकि ये गर्म है। और रक्त में क्यों दृष्टि करता है? क्योंकि ये गर्म है। और कफ को क्यों बढ़ाता है? क्योंकि ये गुरु है, अभिसंधि है, गुरु स्निग्ध अभिसंधि है। आगे है अग्निवर्धक है, अमल रस होने के कारण, एवं शोथ कारक है। शोथ कारक यानी कि जैसे कई बार आप कफ वालों का देखते हैं कि चेहरा थोड़ा सूजा सूजा सा लगता है जी, शोथ को बढ़ाने वाला है, क्योंकि मेद धातु को विकृत अवस्था में बढ़ाएगा जी। तो ये इसके गुण हैं। कफ वाला अगर इसका निरंतर सेवन करेगा, कफ वाला व्यक्ति, उसको मेद धातु बढ़ जाएगा, शुक्र में स्थूलता आ जाएगी, कफ बढ़ जाएगा, स्लोनेस स्थूलता उसके शरीर में अधिक बढ़ जाएगी जी। पित्त वाला खाएगा तो गर्मी वाली समस्याएं उसके शरीर में बढ़ जाएगी जी। तो कफ और पित्त वालों के लिए दही बिल्कुल भी उचित नहीं है। वात वाले को कभी कभार खिलाई जा सकती है, रेगुलर ना खाएं जी, प्रतिदिन ना खाएं। लोग 12 महीने खाते हैं जी, या फिर पूरी गर्मी खाते हैं। आगे इसके बारे में बोला गया है, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जी जिनको भारी है शरीर, शुगर है, थायराइड है, ऐसी बीमारियां हैं, फिर भी वो दही खाते हैं। क्यों? क्योंकि जी ताकत के लिए अच्छा है दही। अब उनकी जो मेद और कफ के गुण है और विकृत अवस्था में बढ़ाने का काम करेगा जी। आगे बोला गया है भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाता है। इसका प्रयोग अरुचि में किया जाता है। जाड़ा लगकर आने वाले विषम ज्वर में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ना करें तो अच्छा है जी, क्योंकि गुरु है जी वहाँ पे। गृहिणी रोग में रुक्ष मक्खन निकाला हुआ दही हितकर होता है। आगे है रात में दही का सेवन नहीं करना है।
उष्ण आग में पकाया हुआ दही ना खाएं। कई बार लोग क्या करते हैं जी, दही लेते हैं, उसमें प्याज टमाटर ये काट के फिर उसका वो बनाएंगे रायता सा, उसको खाएंगे। तो दही को गर्म नहीं करना है जी। वसंत ऋतु में दही नहीं खानी है, ग्रीष्म में नहीं खानी है, शरद में नहीं खानी है। विक्की जी बताएंगे कि वसंत ऋतु में दही क्यों नहीं खानी है? विक्की जी। वसंत ऋतु गुरुजी में कौन सा गर्मी होती है क्या? आप देखो वसंत ऋतु चर्या अध्याय हमने 1 महीना लगा के पढ़ा था। ये कफ को बढ़ाती है और बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप रहता है। हाँ ठीक बोला है रवि जी। वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप रहता है। हेमंत और शिशिर ऋतु में, सर्दियों में संचित हुआ कफ दोष गर्मी बढ़ने के साथ साथ वसंत ऋतु में जब गर्मी बढ़ेगी तो वहाँ पे पिघलना शुरू हो जाता है। उस समय दही खाएंगे तो दही स्निग्ध है, गुरु है, अभिसंधि है, तो वो अग्नि को और मंद कर देगी, कफ को और विकृत अवस्था में बढ़ा देगी जी। तो वसंत ऋतु में इसलिए नहीं खानी है जी क्योंकि वहाँ कफ का प्रकोप है और ये शरीर में कफ मेद इसको और बढ़ाने वाली है, गुरु स्निग्ध और अभिसंधि है जी। और ग्रीष्म ऋतु में क्यों नहीं खानी है विक्की जी? और शरद में क्यों नहीं खानी है दीपक जी? दीपक जी शरद ऋतु कौन सी होती है और क्यों नहीं खानी है? शरद ऋतु में पित्त प्रकोप होता है जी और ये पित्त को बढ़ाती है। कौन से महीनों में? ये शरद ऋतु में जी कौन से महीने? श्रावण, ये अपना अक्टूबर के आसपास जी, सितंबर अक्टूबर का महीना शरद ऋतु। शरद ऋतु में पित्त प्रकोप रहता है। पित्त प्रकोप रहता है तो वहाँ और गर्म चीजें खाएंगे तो और पित्त शरीर में बढ़ेगा जी। और ग्रीष्म ऋतु में भी गर्मी का समय है, गर्म है, इसलिए नहीं खानी चाहिए। और अपने यहाँ लोग ग्रीष्म और शरद ये 6 महीने तो खाते ही हैं जी, ग्रीष्म वर्षा और शरद जी। गर्मी में ज्यादा खाते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि ये ठंडी होती है। स्पर्श में ये शीतल है लेकिन प्रकृति में ये गर्म है, हाँ इसलिए इसको गर्मियों में खाते हैं। गुरुजी सवाल है छोटा सा। हाँ जी हाँ जी। जी गुरुजी, ये तो दही तो उष्ण भी होती है, तो वात वाले के लिए कैसे फायदेमंद होगी ये? वात वाले का अगर दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा हो तो उसको हफ्ते में 2 दिन आप खिला सकते हो। क्यों खिला सकते हो? क्योंकि एक स्निग्ध है, गुरु है, उष्ण है, तो ये थोड़ा कफ के गुण बढ़ाने में, गुरुता बढ़ाने में काम करेगी उसके अंदर। कभी कभार खिला सकते हो जी, रेगुलर नहीं। विक्की जी। लेकिन गुरुजी स्पेशली कौन सी ऋतु में खिला सकते कि उसको लाभ होगा? स्पेशली तो इन महीनों में खाई जा सकती है जो टाइम अभी चल रहा है जी। विक्की वो जी गुरुजी। मोनू जी स्पेशली इन दिनों में ही खाई जा सकती है जो समय अभी चल रहा है। जी जी गुरुजी। आगे है जी, शरद ऋतु में दही ना खाएं। मूंग की दाल के बड़े के बिना या उसमें मधु डाल के, घी मिश्री ये इनसे रहित ना खाएं। यानी कि ये सब डाल सकते हैं, उसमें आप गुड़ भी डाल सकते हैं, खांड भी डाल सकते हैं, खासकर गुड़। और नमक ना डालें दही में, ऐसा बोला गया है। और अपने यहाँ नमक डाल के ही उसका टेस्ट बना के स्वाद के लिए लोग दही को खाते हैं जी। आगे बोला है मूंग की दाल तथा उसके बड़े के बिना ना दही खाएं। राजीव भाई ने मना किया इस पे, तो ये क्या सही है क्या गलत है इसमें? नहीं, ये तो आयुर्वेद तो ऐसा ही बोलता है जी कि इनके साथ आप खा सकते हैं। वो उड़द के बड़े मना किए उन्होंने, मूंग के बड़े नहीं मना किया। अच्छा, उड़द की दाल के मना किया। हाँ, जिससे वो बोलते हैं इमीडिएटली बीपी बढ़ता है। हाँ, और फिर हार्ट अटैक की भी संभावना बताई उसमें उन्होंने। हाँ वही। आगे बोला गया है जी, प्रतिदिन दही ना खाएं। क्यों ना खाएं? क्योंकि ये अभिसंधि है। तो अब आप बहुत से रोगियों में हेतु देखेंगे ना जी, किसी को ज़्यादा वोमिटिंग की समस्या है, किसी को ज़्यादा एसिडिटी की समस्या है, किसी को कफ वालों में
ताकत नहीं है, अग्निमंद है, भूख ही नहीं लगती, कमजोरी फील करते हैं, फिर भी वो ताकत के लिए दही खाते हैं। तो इन सब की दही क्यों बंद करवानी है? तो यहाँ से हम उनको बोल सकते हैं कि भाई दही प्रतिदिन इसलिए नहीं खानी है क्योंकि अभिसंधि है, और कफ वाले ने इसलिए नहीं खानी है क्योंकि अभिसंधि है, गुरु है, स्निग्ध है, तो इसलिए कफ बड़ा हो जिनके शरीर में उनको बच के रहना है जी। और आगे एक पॉइंट आया है कि जो दही भली भांति ना जमा हो ऐसा दही बिल्कुल ना खाए। यह दही ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प यानी खून को पूरी तरह से दूषित कर देगा। आगे कुष्ठ रोग है, खून की कमी है, और इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे भाव प्रकाश से तो इसमें ऐसा है कि जो अच्छे से ना जमा हो उसको अगर खाएंगे तो वो एक तरह से किडनी की समस्याएं भी पैदा करता है जी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छे से जमा है कि नहीं जमा है जी? आप सब लोग एक काम करके देखना कि इन दिनों में आप दही जमाओगे तो बड़ा अच्छे से जमा मिलेगा जी सुबह, और गर्मियों में भी जमाओगे तो अच्छे से जमा मिलेगा। वर्षा ऋतु में दही नहीं जमती है जी, प्राकृतिक रूप से अगर आप जमाएंगे तो। मार्केट में जो दही मिलती है वो उसमें केमिकल या फ्रीज इस्तेमाल करते हैं तो वो उस समय भी जमा देते हैं जी। तो दही में कम से कम मान लो रात को जमाई है, सुबह तक वो जमा हो, 12 घंटे का टाइम उसको मिला हो, ऐसी दही। ऐसा नहीं है कि जी अभी 2 घंटे बाद उसको निकाल के खा लिया। तो प्रॉपर तरीके से अगर नहीं जमा है तो वो पूरी तरह से रक्त की दुष्टि कर देगा जी। और जो लोग लगातार दही का लंबे समय तक सेवन करते हैं उनमें ये समस्याएं मिलती है, जैसे जी रक्तपित्त है, विसर्प है, कुष्ठ रोग है, खासकर स्थूलता होना, चमड़ी का रंग चेंज हो जाना, उस पे धब्बे धब्बे से बनना, ये सब समस्याएं जो खून की खराबी वाली है वो मिलती ही मिलती है जी। वक्तव्य में कहा गया है आजकल मक्खन रहित दूध या दही भी मिलता है, पुराने क्रम से निकलने वाले में देरी लगती है इसलिए वो आजकल नहीं मिलता। यद्यपि बहुत से लोग सदा दही खाते हैं और फिर निषिद्ध कालों में भी खाते हैं। जैसे वो एक केस कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे जी, रेगुलर खा रहे थे और तीनों ही समय। तो ये है जी दही क्यों नहीं खाना है और उसकी प्रकृति क्या है, कौन ले सकता है, कब ले सकता है, ये इसका पूरा हमने डिस्कस कर लिया है जी। इसके ऊपर किसी का कोई और सवाल हो तो रख सकते हैं जी। मतलब जी मूत्र कृच्छ्र में जो है ये किस तरह से काम करेगा ये गुरुजी? क्या बोल रहा है अनुपम जी, दोबारा सवाल करना। मतलब जी मूत्र कृच्छ्र में जो है ना ये किस तरह काम करेगा दही जी? देखो अपन तो इसमें प्रेफर नहीं करते हैं जी कि आपको जाड़ा लग के विषम ज्वर आया है या पीनस रोग है या मूत्रकृच्छ है कि इसमें आप इस्तेमाल करो। इसमें आप प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि वैसे भी ज्वर में आप देखते हैं कि अगर धातुगत चला गया तो सामावस्था आ जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे अग्नि उतनी अच्छी नहीं है, धातुगत अग्नि भी अच्छी नहीं है, इसलिए उसको ना ही इस्तेमाल करें इन 3 कंडीशन में तो अच्छा है जी। जी गुरुजी। गुरुजी, हाँ जी किसी का सवाल है नहीं है ना? अभी मैं बोल सकता हूँ? बोलो जी बोलो। गुरुजी, इसमें मतलब भाव प्रकाश में तो मैंने पहले भी पढ़ा था और इसमें अभी भी मैंने इसको खोल लिया दोबारा से आपके पढ़ाने के समय। तो इसमें दही जो है गाय का तो उत्तम बताया और काफी सारी चीजों में वो काफी सारी चीजों के लिए फायदेमंद है, और वातनाशक भी बताया इसमें, और भैंस का अलग बताया है। तो दही है जी, गाय का भी उतना अच्छा नहीं मानता है आयुर्वेद। दही तो दही है, ऐसा नहीं है कि आप गाय का है तो इसको रेगुलर इस्तेमाल कर लेंगे। बल तथा शुक्र को बढ़ाने वाला होता है ऐसा बताया गया। फिर वो तो इसमें भी लिखा है, वो तो इसमें भी लिखा है जी, मेदो धातु, शुक्र, कफ, इन सबको बढ़ाने वाला है, वो लिखा तो है। बस इसमें एक ही गुण है, अभिसंधि है ये, इसलिए इसको रेगुलर ना खाएं तो अच्छा है। विक्की जी। गुरुजी, इसमें भाव प्रकाश में ये बताया गया है कि गाय का दही अधिक गुण करने वाला कहा हुआ है। आजकल लोग भैंस का खा रहे हैं, भैंस का तो मतलब दूध पी रहे हैं या घी खा रहे हैं या दही खा रहे हैं, तो वो स्थूलता, स्लोनेस, भैंस वाले गुण ये सब लाएगा ही लाएगा, वो तो बिल्कुल ही अधम है उस। गुरुजी, भैंस वाले में ये बताया है कि गुरु तथा रक्त को दूषित करने वाला होता है। तो वो तो भैंस वाला तो किसी काम का ही नहीं है जी। लेकिन दही के बारे में थोड़ा और डिटेल में जब आप बाकी शास्त्रों में पढ़ेंगे तो अभिसंधि गुण के कारण इतना अच्छा नहीं माना गया विक्की जी।
ठीक है गुरुजी, हमने पढ़ा लिया। अब भाव प्रकाश में से छाछ का फोटो भेज दो ग्रुप में विक्की जी, भाव प्रकाश से छाछ का। हाँ संजय जी। गुरुजी ये दही को इस पैरे में कहीं पे अभिसंधि नहीं लिखा है, एक चीज। दूसरा है कि जो जितना पूरा पढ़ रहे हैं ना, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वात वाले में तो ये अच्छी है, और 3 ऋतुओं में ना खाए अगर वो, तो बाकी टाइम में अच्छी है ये। तो ऐसा मेरा विचार है, ये पैरा पढ़ के बन रहा है, तो आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए ना। ठीक है, भाव प्रकाश में से इसकी डिटेल भेज दो विक्की जी, आप उसमें लिखा है अभिसंधि के बारे में। विक्की जी अभी तो आप पढ़ रहे थे दही के बारे में, दही का जो सबसे पहला ही श्लोक है, सबसे पहला जो दही वर्ग में सबसे पहला श्लोक है उसमें लिखा हुआ है जी दही के गुणों में। अभिसंधि तो है ही गुरुजी, सब बताते हैं। संजय जी अभिसंधि है वो वहां से डिटेल डाल देंगे, और बाकी कफ वाले को कभी कभार, वात वाले को कभी कभार दे सकते हैं संजय जी। ठीक है गुरुजी। आप इसमें अभिसंधि नहीं था ना, इसलिए ये पढ़ के मेरे को लगा कि शायद वात वाले के लिए ये उपयोगी है काफी। दे सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन दे सकते हैं वात वाले को, दीपन पाचन ठीक हो कोई समस्या नहीं है तो 3 दिन भी दे सकते हैं। लेकिन रेगुलर जो लोग खाते हैं महीना 2 महीना 6 महीने, वात वाले जो है ना, वात वालों को मान लो दही में थोड़ा सा खट्टापन होगा थोड़ा सा भी, तो दर्द बढ़ाएगा नहीं वैसे वो। नहीं, वात में तो अमल रस अच्छा है। अमल रस तो है जी, लेकिन जब उनको खट्टे चीजें देते हैं ना दर्द बढ़ जाता है उनको। ये वैसे तो ठीक है, शास्त्र में लिखा है। क्यों गुरुजी? अनुपम जी फिर इसको आप मीठा कर, इसमें मीठा करके भी दे सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं। और खट्टा देना किस लिए है, आप बिना खट्टा हुए ही इस्तेमाल करवा देंगे उनको। बासी दही खट्टी होती है, ताजी दही कहाँ खट्टी होती है? नहीं खट्टी तो नहीं होती, लेकिन गुरुजी वात वालों को जो है लस्सी और दही देते हैं ना जी, तो उनमें जकड़न बढ़ जाती है, या फिर उनका दर्द पेन बढ़ सोजन बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है उनका वात वालों का। तो दही और लस्सी देने से वो तब होगा अनुपम जी, वो तब होगा जब दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा नहीं होगा और शीत गुण बड़ा हो, तब ऐसा होगा अनुपम जी। जी गुरुजी वो तो होगा कर, लेकिन वैसे प्राय देखने में ऐसा ही आता है ज्यादातर जी। दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा होगा तो नहीं आएगी ताजी दही, दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा है ताजी दे रहे हो तो चल जाएगी जी। और खट्टी देंगे थोड़ी बस पुरानी टाइप देंगे तो समस्या आएगी। वैसे भी जी शोथ कारक तो यहाँ भी लिखा है ना, तो सोजन तो ये वात वालों को बढ़ा सकता है जी। हाँ जी मुर्गी जैसे खाते हैं, ये संस्कारित करके खाते हैं दही को, तो भी गलत है। क्या कहते हैं जी? जैसे जो खाद वगैरह होते हैं संस्कारित करके खाते हैं ना, तो जोक लगा के, तो वो भी गलत है। हाँ लिखा है जी इसमें चौंक लगा के नहीं खाना चाहिए विक्की जी। दीपक जी गुरुजी कई पेशेंट को जैसे मैं करता हूँ, तो जिसका मतलब वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है और उसको दर्द वगैरह होते हैं, तो उसको ऐसे करते हैं कि जैसे आधा किलो दही ले लिया और उसमें हमने आधा किलो से उसमें 2 लीटर पानी मिला लिया, उसको भिगो लिया हमने, उसमें थोड़ा नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार और उसमें भुना हुआ जीरा, तो उसको उसी पे उपवास पे रखते हैं उसको। जैसे कोई भारी शरीर वाला होता है तो ऐसे उसका वजन भी कम होता है और उसकी मतलब अग्नि भी अच्छी हो जाती है। तो ये सही है गुरुजी, ये सही गलत है ये? पहले तो अनुपम जी का सवाल कर लेते हैं। अनुपम जी अपन इस पक्ष में नहीं है कि वात वालों को हर रोज दही खिलाएं, कभी कभार दे सकते हैं और ताजी दही दे सकते हैं, उसमें गुड़ डाल के उसमें मिश्री डाल के, ऐसी दही वात वालों को कभी कभार दे सकते हैं अनुपम जी। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन रेगुलर खतरनाक है दही देना जी। उससे फायदा क्या होगा गुरुजी? उससे फायदा ये होगा जी कि वात वाले में ये थोड़ा सा गुरुता बढ़ा देगा, उसके अंदर थोड़ी मेद धातु बढ़ जाएगी। अगर वो ज्यादा खाएगा तो सोथ आएगी उसमें, जो अनुपम जी का सवाल था। थोड़ा सा मेद धातु अच्छा हो जाएगा, थोड़ा बल अच्छा हो जाएगा उसमें, और शुक्र धातु अच्छा हो जाएगा, थोड़ा शरीर में गुरुता आ जाएगी, लघु गुण हट जाएगा दुबे जी, बस यही फायदा होगा। स्नेहास बढ़ जाएगा थोड़ा और लघुता घटेगी। क्या स्नेहास बढ़ेगा, लघुता घटेगी। जिसको ज्वाइंट पेन है तो उसको तो नहीं देंगे ना। किस व्यक्ति को ज्वाइंट पेन है?
मतलब कि जिसको जो पेशेंट है ज्वाइंट पेन वाला, मतलब हिंदी बात मतलब किस प्रकृति वाले को? इसमें तो तीनों प्रकृति के होते हैं। तीनों प्रकृति के होते हैं तो दुबे जी कफ वाले के लिए तो सीधा सीधा मना है, पित्त वाले के लिए भी मना है, बच गया है वात वाला। वात वाले में दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा है तो वहाँ पे स्नेहास और गुरुता बढ़ा देगा, लघुता हटा देगा, तो वहाँ दे सकते हैं। क्योंकि वात वाले में जो जॉइंट्स में पेन है वो उसके रुक्ष खर गुण बढ़ने के बाद चल गुण बढ़ने से वहाँ पे ड्राइनेस आने के कारण ऐसा है दुबे जी। दुबे जी हुआ क्लियर? जी जी। अनुपम जी क्या बोलना चाहेंगे अब आप जो दुबे जी को जवाब दिया है? हाँ जी गुरुजी, क्या पूछा गुरुजी दुबे जी ने? दुबे जी ये पूछ रहे थे कि किसी को जॉइंट्स में पेन है क्या उसको दही दे सकते हैं, तो सवाल ये था, जवाब ये था कि भाई कफ वाले को तो सीधा ही सीधा मना है, पित्त वाले को भी मना है, तो एक ही कंडीशन बच गई है, वात वाले का दीपन पाचन अच्छा करके कभी कभार हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन दी जा सकती है जी, क्योंकि वहाँ पे रुक्षता बढ़ी है, खरता बढ़ी है और लघुता है, ये स्निग्धता और गुरुता को बढ़ाएगा। अनुपम जी। जी गुरुजी ये वैसे जो आप बात कर रहे हो ये तर्क संगत है, वैसे तो पूरा पूरा सुसंगत बात लगती है यदि बुद्धिपूर्वक विचार किया जाए तो। क्योंकि वात वाले का यदि दीपन पाचन अच्छा है तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं सप्ताह में 1-2 दिन, ज्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ गुरुता की जरूरत है, क्योंकि लघुता होती है वहाँ पे और वहाँ पर संदिग्धता की जरूरत होती है, तो इसमें संदिग्ध भी होती है दही। तो ये वैसे गुरुजी बुद्धिगम्य है, ये बात अच्छी है, आपकी बात ये बढ़िया है, इसका मैं सहमत पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। ठीक है जी। तो वात और कफ वाले के, वात और पित्त और कफ के लिए तो सीधा सीधा मना ही करते हैं जी। वात वाले में ठीक ठाक कंडीशन हो, उसका दीपन पाचन हो तो थोड़ा हफ्ते में 1 दिन 2 दिन सेवन कराई जा सकती है जी, ताकि थोड़ा मेद अच्छा हो, गुरुता उसके अंदर बढ़े, स्निग्धता बढ़े, केवल इसी पर्पज से, रेगुलर ना दे के। दही में मतलब कि इसमें भावप्रकाश निघंटु में ना, इसमें जो मैंने अभी भेजा कर दिया व्हाट्सएप, तो इसमें कुछ कुछ चीजें मिला करके तो फिर मुझे लगता है कि दही का फिर थोड़ा कॉम्बिनेशन बना करके ज्यादा फायदा पहुंचा देती होगी फिर गुरुजी, उस मात्रा में, जैसे कि घी मिला के, शक्कर मिला के, और इसमें बताया गया आपका आंवला भी मिला करके बताया गया गुरुजी, शहद मिला करके भी बताया, मूंग की दाल भी। वो तो इसमें भी बताया गया विक्की जी, जो हम अष्टांग हृदय से पढ़ रहे हैं। तो पहला जो आपने श्लोक भेजा है उसमें दही के बारे में अभिसंधि लिखा हुआ है जी। तो एक पॉइंट और भेज दो आप, संजय जी के ग्रुप में भेज देना। संजय जी आप अनुपम जी को भेज देना, अनुपम जी आप अपने ग्रुप में भेज देना। तो विक्की जी वहां से आप छाछ के बारे में लिखा है, छज्जिका के बारे में लिखा है, उसका फोटो भेज दो आप भाव प्रकाश से। अगला पॉइंट पढ़ो। इसमें अभिसंधि तो नहीं लिखा जो विक्की जी ने अभी भेजा है? विक्की जी ने पूरा नहीं भेजा होगा, लेकिन दही अभिसंधि होती है। गुरुजी कौन से ग्रुप में भेजा है जी? ये दूसरे वाले में भेजा है, ये अपने वाले में नहीं भेजा है। ये आप लोग संजय जी हमारे ग्रुप में भेज दोनों भेज दो जी, जो पहले वाला दही वाला भी भेजा और छाछ वाला भी जी। ठीक है विक्की जी आप तब तक छज्जी का छाछ वाला वहां से भेज दो, अष्टांग हृदय वो भाव प्रकाश से छज्जी का लिखा हुआ है। इसी के अध्याय में तो नहीं है, दही वाले के अध्याय में तो नहीं है गुरुजी इसमें। इसके अध्याय में नीचे वाले, इस जहां आपने ये पहला श्लोक पढ़ा है इसके बिल्कुल नीचे है, वहां घोल तक्कर छज्जी का ये कई चीजें लिखी होगी, मंथ, उसमें से दूसरे नंबर पे है वो छज्जी का। 4 पेज है, मैंने वो 3-4 पेज है, वो चारों मैंने ग्रुप में व्हाट्सएप कर दिए हैं। संजय जी एक बार आप उसको भेज दो, और अनुपम जी आप अपने ग्रुप में आने दो, वहां से बताते हैं आपको। तब तक ठीक है जी अष्टांग हृदय से मनोज जी। हाँ जी। अगला है तक्र, मट्ठा या छाछ। यह लघु पित्ताग्नि दीपक तथा कफ वातनाशक होता है। ये शोथ रोग, उदर रोग, अर्श रोग, ग्रहणी रोग, मूत्रघात,
अरुचि, पहला विकार, पलिहा विकार, गुल्म, घृत या व्यापक गर्विश तथा पांडु रोग को जीत लेता है। वक्तव्य: तक्र के भेदों के संबंध में सुश्रुत के विचार। तक्र: जिस दही में आधा जल मिलाकर मथने से स्नेह मक्खन अलग कर लिया जाता है, फिर जो पतला दही का भाग शेष रहता है उसे तक्र कहते हैं। यह न तो अधिक गाढ़ा होता है और न पतला। यह तक्र मधुर विपाकी, रस में अम्ल एवं कषाय होता है। गुरुजी क्या पढ़ रहे हो? थोड़ा डिस्कस करते हुए चलना है। गुरुजी, कहने का मतलब ये है कि यदि दही को बहुत सोच विचार कर हम दही का प्रयोग बहुत ही सोच विचार के साथ कर सकते हैं, वहीं तक्र को लगभग अमृत है तक्र। और तक्र वो है कि दही जमा के जब उसको भिगो लेते हैं और उसमें से मक्खन को हम अलग कर लेते हैं तो वो तक्र कहलाता है। और तक्र कितना मतलब कि अमृत है एक प्रकार से ही। शोथ रोग, उदर रोग, अर्श रोग, ग्रहणी रोग, मूत्रघात, अरुचि, पलिहा विकार, गुल्म, घृत, मतलब पता नहीं असंख्य रोगों को खत्म करने वाला है तक्र, जिसको कि हम छाछ भी कहते हैं, विक्की जी लस्सी जिसको। तक्कर के बारे में भी भेजना, आप इससे अगला या पहले अध्याय में होगा भाव प्रकाश से। विक्की जी गुरुजी मिल गया, मैंने फोटो खींच ली तक्कर की ना, तक्करवार का। और उसमें छज्जिका के बारे में भी लिखा हुआ है, वो भी भेजना आपको डिफरेंस। हाँ गुरुजी उसी में है, मिल गया मेरे को, उसी में है छज्जिका के बारे में। भी आने दो। भेजना संजय जी आप अनुपम जी के पास। ग्रुप में भेजिए, ग्रुप में। तो गुरु जी आ तो लिए ना जी, फोटो आ तो रखे, काफी सारे आ दिए ना आएगा जी, अभी मेन सा भी एक और आएगा जी। गुरु जी कब तक है लस्सी को? क्या बोले जी? लस्सी को कफनाशक बता रहे वहाँ, ये इसमें कहाँ तो पे बता लेकिन रहे हैं लस्सी को कफनाशक? इसमें कहा ना जी कफ वात नाशक होता है। ये डिफरेंस बताएंगे, टॉपिक थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे जी। तो चूंकि लस्सी पीते तो गले में कफ बढ़ जाता मेरे को तो। ठीक है, तो आपका कफ बढ़ता है लस्सी पीने से? हाँ जी गुरु जी। ठीक है, विक्की जी भेज दो संजय जी को, और संजय जी आप अनुपम जी को भेज दो। विद्यार्थी वाले ग्रुप में भेज दिया गुरुजी, मुझे लगता है उसमें सभी है। उसमें नहीं हूँ जी मैं भी, ये जिससे मैं फोन ले रहा हूँ ये फोन उसमें नहीं है। आप अनुपम जी को भेज दो। अनुपम जी को भेज दिए सारे, हाँ जी भेज दिए गुरु जी। भेजना ऊपर। अनुपम जी को भेज दिए सारे। हाँ जी मैं बस करता हूँ, अभी भेज रहा हूँ। ग्रुप में नहीं आया। आगे जी। हेलो जी, पहुंच गए ना जी। जो गुरदर्शन जी ने अभी स्क्रीन पे लगाया था जी, तो इसमें जहाँ अथ तक्कर वर्ग जो पेज है, अथ तक्कर वर्ग जो ग्रुप में आया है, इसमें सबसे पहले तक्कर के बारे में लिखा है जी, इसके नाम बताए गए हैं, फिर लक्षण घोल लिखा है, फिर मथित, उसके बाद है जी छज्जिका। तो छज्जिका के बारे में एक बार इसको पढ़ दो अनुपम जी आप, छज्जिका के बारे में। ये जो स्क्रीन पे लगा है छज्जिका के बारे में पढ़ दो जी। इसमें तो नहीं मिला गुरु जी। मैं वो करके भेजता हूँ अनुपम जी। तक्र वर्ग है जी ये।
ये पढ़ दो जी। तो लिखा है जिस दही में से तब अनुपम जी इसको पढ़ दो जो ग्रुप में आया है। जी गुरु जी। छत्सिका, ये तो पहले तो ये छत्सिका ही पढ़ना गुरु जी। हाँ छज्जी का ही पढ़ दो जी। छत्सिका, जिस दही में से प्रथम मक्खन निकाल लिया हो, पुनः उसी में अधिक मात्रा में स्वच्छ जल मिलाकर फिर मथा जाए तो उसे छत्सिका कहते हैं। एक और पढ़ दो जी जो ग्रुप में आया है। बाकी सभी साथियों से निवेदन है कि जी माइक बंद रखें, कई साथियों का माइक खुला है जी, आवाज ये वापस आ छत्सिका रही ही है। पढ़नी, ग्रुप में भी छत्सिका पढ़नी है। हाँ अभी आया है छाछ यानी छज्जिका के गुण। जी 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 गुरु जी। छाछ, छाछ वाला नहीं जी। हाँ जी हाँ जी। छाछ शीतल, लघु एवं पित्त, श्रम तथा तृषा को दूर करने वाला, वातनाशक तथा कफ कारक होता है। यदि इसमें सिंह नमक मिला हो तो अग्नि दीपक होता है जी। जो आपने छज्जिका पढ़ा था उसके नीचे लिखा हुआ था छज्जिका का मतलब होता है छाछ, लोक प्रसिद्ध छाछ। मतलब छज्जिका छाछ को बोलते हैं जी, लस्सी को बोलते हैं छज्जिका। इतना तो सब समझ गए होंगे, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है जी। जी जी गुरु अब जी। इसका निष्कर्ष क्या निकला है अनुपम जी कि छज्जिका बनाने की विधि क्या है और इसके क्या क्या गुण है छाछ के, और कब पीना चाहिए। ये तो गुरु जी भाई कभी दूध भिगो करके घी निकाल लें, उसके बाद ज्यादा मात्रा में पानी मिला दे उसमें, जिस तरह से इसको यानी कि हम यहाँ पे लस्सी बोलते हैं, तो उन उसी उसमें अधिक मात्रा में ज्यादा पानी मिलाना है जी गुरु जी। में ज्यादा ही मिलाते हैं वैसे तो ये हो गया गुरु जी उसका। तो ये हो गया जी छाछ। हाँ, जिस दही में से प्रथम मत कर मक्खन निकाल लिया हो, पुनः उसमें अधिक पानी मिला के उसको मथ दिया गया हो, तो ये हो गया छज्जिका जिसको छाछ बोलते हैं। और इसके गुण बताए गए हैं जी, यह शीतल है, यह लघु है, पित्त श्रम तथा तृष्णा को दूर करने वाला है, वात को दूर करने वाला है, कफ कारक होता है। तो ये कब पिलाना चाहिए, कौन सी ऋतु में बेस्ट रहेगा अनुपम जी। कफ कारक होता है गुरु जी, वातनाशक है। ये तो गुरु जी वैसे तो गर्मी में होती जी, ग्रीष्म ऋतु में होना तो चाहिए। ग्रीष्म ऋतु के लिए हमारे पास है जी छाछ पिलाएंगे हम ग्रीष्म ऋतु में जी। जी गुरु जी। और अब हम इसमें से तक्कर के बारे में पढ़ते हैं जी, तक्कर के बारे में। ये जो सबसे अंतिम पेज भेजा है इस पे पढ़ दो, भाव प्रकाश का सबसे अंतिम पेज 120 नंबर पेज, तक्कर के बारे में। जी गुरु जी। इसमें पूरी डिटेल है जी। पहले जहां आपने छज्जिका पढ़ा था उससे ऊपर तक्कर बनाने की विधि बताई गई है, उस विधि को भी पढ़ दो जी जहां छज्जिका बनाने की विधि बताई गई थी। जी गुरु जी। तक्कर सेवन ये आपने तो अभी तो तक्कर जहां पे आपने छज्जिका की विधि पढ़ी थी ना जी, छज्जिका की, भाई जिस दही में से प्रथम मत कर मक्खन निकाल लिया, फिर उसमें जल मिला दिया, इससे ऊपर वाले ही तक्कर बनाने की विधि दी गई है अनुपम जी। तक्कर सेवन है गुरु जी, तक्कर सेवन करने के विषय है। देखो इस पेज पे जो भेजा है मैंने, इस पे आप क्लिक करो। जी गुरु जी। तक्कर वर्ग जिस पेज पे लिखा है अथ तक्कर वर्ग। जी जी जी। तक्र मगर ये लक्षण घोल और लक्षण घोल बिना जल मिलाए यदि मलाई के सहित दही को मथा जाए तो उसे घोल कहते हैं जी।
और मथित, यदि दही की मलाई अलग कर बिना जल मिलाए ही मथ दिया जाए तो उसे मथित कहते हैं। तक्कर, जिस दही में चतुर्थांश जल मिलाकर मथा जाए उसे तक्कर कहते हैं। तो तक्कर कैसे बनता है अनुपम जी? तक्कर तो गुरु जिस दही में चतुर्थांश का जो है उसमें जल मिला देना तो फिर वो दही बन जाता है जी, ना तक्कर बन जाता है जी। यानी कि 1 किलो में पाइया पानी मिलाएंगे तो गुरु जी। हाँ, वो तो हो गया तक्कर जी। उसका मथ लिया, उसको 1 लीटर पानी, 1 लीटर दही में 250 ml पानी मिला के उसको मथ लिया, मक्खन निकाल लिया, जो गाढ़ा गाढ़ा बच गया वो है जी तक्कर। और दही छाछ के बारे में आपने क्या पढ़ा कि छाछ में से शुरू में से मक्खन निकाल लिया, फिर ढेर सारा पानी मिला के मथ दिया, वो हो गई छाछ। तो छाछ जिसमें ज्यादा जल डला है वो शीतल है, और तक्कर जो गाढ़ा है वो उष्ण प्रकृति का होता है। तो ये तो डिफरेंस है कि तक्कर क्या है और छाछ क्या है। अब आप पढ़ दो जी अंतिम पेज, तक्कर सेवन के विषय, ये पढ़ दो जी तक्कर सेवन का विषय। जो स्क्रीन पे लगा है अनुपम जी इसको पढ़ दो, गुरुदर्शन जी ने जो स्क्रीन पे लगाया हुआ है। इन वाला तो गुरु जी संजय जी आप पढ़ दो। जी गुरु जी। तक्र सेवन करने के विषय में शीतकाल में तथा अग्नि की मंदता, वात रोग, अरुचि तथा नाड़ियों के अवरोध में तक्र अमृत का समान गुणकारी होता है जी। और यह गर, संयोगज विष, वमन, प्रसेक, कफजन्य लार आदि गिरना, विषम ज्वर, पांडु रोग, मेदो रोग, ग्रहणी, अर्श, बवासीर, मूत्र का बंद होना, बगंदर, प्रमेह, गुलम, अतिसार, सूल, प्लीहा, उदर रोग, अरुचि, पित्र, कोष्ठगत रोग, कुष्ठ, शोथ तथा कृमि रोग को नष्ट करने। गुरुदर्शन जी आपका माइक खुला है, कृपया आप माइक बंद करें, आवाज गूंज रही है। गुरुदर्शन जी हाँ, अब पढ़ो अनुपम जी। तक्र सेवन करने के विषय, शीतकाल में तथा अग्नि की मंदता, वात रोग, अरुचि तथा नाड़ियों के अवरोध में तक्र अमृत के समान गुणकारी होता है। और यह गर, संयोगज विष, वमन, प्रसेक, कफजन्य लार आदि गिरना, विषम ज्वर, पांडु रोग, मेदो रोग, ग्रहणी, अर्श, मूत्रग्रह, भगंदर, प्रमेह, गुलम, अतिसार, सूल, प्लीहा, उदर रोग, अरुचि, स्वित्र, कोष्ठगत रोग, कोष्ठ, शोथ, त्रिषा तथा कृमि रोग को नष्ट करने वाला होता है। जी गुरु जी। तक्कर के विषय में निषेध भी पढ़ दो। तक्र निषेध के विषय, तक्र क्षय रोग में तथा ग्रीष्म ऋतु में एवं दुर्बल व्यक्ति तथा मूर्छा, भ्रम, दाह तथा रक्त पित्त रोग युक्त व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, अर्थात देना अहितकर होता है। तो अनुपम जी छाछ किसको पिलानी चाहिए, किस ऋतु में पिलानी चाहिए? तक्कर किसको पिलाना चाहिए, किस ऋतु में पिलाना चाहिए? क्या समझ आया? गुरु जी छाछ तो है ना जी, छाछ जो है वो तो पित्त वालों को विशेष करके पिलानी चाहिए, और ग्रीष्म ऋतु में तो वात वाले भी ले सकते हैं, वात वाले भी ले सकते हैं जी। और तक्र जो है ना जी, तक्र उष्ण है, तो ये जो है उष्ण है और दीपन पाचन अनुलोमन करते हुए वात वालों के लिए अमृत का काम करेगा जी हाँ जी गुरु जी। तक्कर। जी जी जी। और उष्ण है तो ये इस्तेमाल होगा जी सर्दियों के दिनों में कब? जी, सर्दियों के दिनों में। जी गुरु जी। तो जो छाछ है वो तो इस्तेमाल होगी जी आपकी ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में 4 महीनों में, और जो तक्कर है वो इस्तेमाल होगा हेमंत और शिशिर 4 महीनों में, 8 महीने
वर्षा ऋतु में छाछ नहीं लेनी है और वसंत ऋतु में भी तक्कर नहीं लेना है जी। तो 4 महीने हम छाछ ले सकते हैं जी, गर्मियों के 4 महीने ग्रीष्म और शरद ऋतु में, और सर्दियों के 4 महीने हेमंत और शिशिर ऋतु में हम तक्कर ले सकते हैं। और वर्षा और वसंत में कुछ भी नहीं लेना है, ना तक्कर ना छाछ। कैसा रहेगा अनुपम जी, ठीक है ये? हाँ जी गुरुजी, सही रहेगा जी, एकदम बढ़िया जी। तो इस टक्कर कैसे कैसे बनाता है? वो इसमें लिखा हुआ है जी, जो स्क्रीन पे लगाया हुआ है गुरदर्शन जी ने, यहाँ पे लिखा हुआ है तक्कर। तो यहाँ पे गुरदर्शन जी एक बार इसको सर्कल कर सको तो बढ़िया रहेगा, ताकि इनको समझ आ जाए कहाँ लिखा है। छच्छिका बनाने की विधि है और तक्कर बनाने की, ये 2 बनाने की विधि है जी। तक्कर मुकेश जी, तक्कर तो है ना जी, 1 किलो अगर मान लीजिए आपने दूध भिगोया है और उसका घी निकाल लिया, तो उसमें फिर 1 पाव पानी डालना है बस, सिर्फ 1 किलो दही जमाई आपने, घी निकाल लिया, निकालने के बाद जो बच गया उसमें 1 किलो दही लस्सी में 1 पाव पानी डाल दिया तो तक्कर बन गई। और उसी लस्सी में यदि आपने ज्यादा मात्रा में पानी डाल दिया तो वो छाछ बन गई। छाछ ठंडी होती है गर्मियों में पियो, तक्कर गर्म होता है सर्दियों में पियो, ऐसे ही है जी। जी जी गुरुजी, उसमें मामूली गुरुजी दही गर्म ही होती है, तो उसमें दही के गुण रहते हैं, क्योंकि वो पानी नाम मात्र का डाला गया है। और लस्सी में पानी जो है ज्यादा मात्रा में डालने का पानी के गुण आ गए उसमें, क्योंकि पानी शीतल होता है। वो ग्रुप में भेजिएगा ना जरा, वो अभी जो तक्कर का है ना पूरा। तो अभी सभी साथी वापिस हाँ पूछो दो बोलिए। गुरुजी हम लोग के यहाँ मट्ठा बोला जाता है, छाछ का। देखो अभी वापिस आप अष्टांग हरदम पे आओगे अगर पेज नंबर 71 पे, तो यहाँ पे जब हम दही के बाद अगला श्लोक पढ़ना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे एक ही श्लोक में उसको तक्कर भी बोल दिया है जी, मट्ठा भी बोल दिया है और छाछ भी बोल दिया है। पेज नंबर 71 पे अष्टांग हरदम में तक्कर, फिर ब्रैकेट में लिखा है मट्ठा या छाछ, लेकिन छाछ अलग होती है और तक्कर अलग होता है जी। तो ये डिफरेंस है जी, ये डिफरेंस हमने समझना है जी। पेज नंबर 71 पे लिखा है दही का, जहाँ पे अपना टॉपिक खत्म हो रहा है, उसके बाद लिखा है जी तक्कर, ब्रैकेट में मट्ठा और छाछ। तो ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। छाछ अलग चीज है, तक्कर अलग चीज है। छाछ शीतल है, गर्मियों में पी जाती है। तक्कर गर्म है तो सर्दियों में पिया जाता है जी। तो ये डिफरेंस है जी। अब अगला टॉपिक पढ़ें जी, या किसी का सवाल हो तो रख सकते हैं जी। हाँ जी, मेरा सवाल है, या फिर और भी हो सकता है साथी सवाल होगा। तक्र और छच्छिका, यानी छच्छिका मतलब छाछ, तो छच्छिका में स्पष्ट लिखा हुआ है भाव प्रदर्शन घंटों में कि जिस दही में से प्रथम, यानी कि इसमें कुछ मिलाया मैंने नहीं, कुछ नहीं मिलाया है, यानी कि दही लिया और दही को मंथन किया, यानी जो अपना झरना होता है, जो बिलौना होता है, तो सबसे पहले दही है, जैसे हमारे पास 10 केजी दही है, तो हमने सब उसको मथा जाएगा, पानी नहीं मिलाया जाएगा, सर्वप्रथम इसको मथा जाएगा और उसमें से मक्खन निकाला जाएगा। तो ये कैसे संभव होगा, और क्या किसी साथी ने करके देखा है? तो दूसरा ऐसा रहेगा गुरदर्शन जी, मान लो ऐसा संभव नहीं होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पानी इसमें कितना मिलाएंगे। मतलब देखो तक्कर बनाने की तो एक विशेष विधि होगी है जी, और अपन देखते भी है कि सर्दियों के टाइम में अगर हम आजकल के टाइम में दूध को भिगोएंगे, रात को जमा दिया है, तो उसमें थोड़ा गर्म जल डलेगा, और गर्म ज़्यादा भी नहीं डाल सकते अपन, क्योंकि फिर वो पिघल ही जाएगा जी एक तरह से। अगर आप प्रतिदिन का दूध भिगो रहे हो तो आप लोगों को एक फ़र्क मिलेगा जी। प्रतिदिन का अगर आप भिगो रहे हो, तो आपने सुबह दही ली है जो, उसमें आप गर्म पानी डालेंगे, तो गर्म पानी थोड़ा डलेगा, ज़्यादा डाल दिया तो वो एक तरह से जो मक्खन है उसमें ही मेल्ट हो जाएगा जी, वो ताजेगा वहाँ पे ही। तो थोड़ा गर्म पानी डलेगा इसमें। तो ये तो तक्कर वाली कॉम्बिनेशन होगी है गुरदर्शन जी। और जो गर्मियों में आप भिगोते हैं उसमें भी पानी तो डलेगा, लेकिन फिर आप उसमें पानी ज़्यादा डालते हैं, या आप बाद में भी ज़्यादा डाल सकते हो, तो उसमें पानी के गुण अधिक है गुरदर्शन जी।
पानी के अंश उसमें अधिक है। आप मान लिया वैसे कि तक्र में पानी कम है, चतुर्थांश है, और छाछ में दही के बराबर पानी है या फिर ज्यादा भी हो सकता है। पर यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले मंथन करो बाद में पानी डालो, ऐसा बताया गया है इसमें। तो गुरदर्शन जी, मथने के लिए पानी की जरूरत कहाँ पड़ती है? नहीं, में तो पानी तो सब डालते हैं, बिना पानी डाले कोई मंथन करते ही नहीं है। मंथन तो करना ही पड़ेगा पहले आपको। मंथन तो शुरुआत में तो आप मंथन ही करोगे, फिर उसके बाद ही तो पानी डालोगे। शुरुआत में थोड़ी पानी डाल दोगे, पहले मथना पड़ेगा उसको। फिर ये ठंडा या गर्म उसकी जरूरत के हिसाब से पानी डलेगा उसमें। मान ली सर्दियां हैं तो सर्दियों में फिर थोड़ा सा गर्म पानी डलेगा, और यदि गर्मी है तो उसमें थोड़ा सा शीतल जल डल जाएगा उसके। मनोज जी इसमें ऐसा है, मनोज जी सर्दियों में आप बिलो के देखोगे ना, सर्दियों में अपने पहले पानी डालना पड़ेगा गर्म थोड़ी मात्रा में, तो वो जल्दी से ही मक्खन निकल आता है जी। थोड़ी मात्रा में गर्म पानी डालने से जल्दी से ही मक्खन निकल आता है, तो पानी तो डालना पड़ेगा। बिना पानी के तो आप सर्दियों में मक्खन निकाल ही नहीं सकते ना जी, वो है ना जी, अगर वो मशीन बिजली वाली मशीन है और यदि हम सीधा ही ना जी ढक करके दूध जमाया है ना, तो सुबह तक वो ऊसा नहीं होता मामूली सा, तो अच्छी तरह ढक रखा होता है, निकल जाता, बिना पानी डाले भी निकल जाएगा। सर्दियों में नहीं निकलेगा अनुपम जी, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आपको पानी डालना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा गर्म पानी डालो, डालना पड़ेगा। सर्दियों में आप ऐसे मक्खन नहीं निकाल सकते। गर्मियों में तो कई बार निकल जाता है जी, सर्दियों में नहीं निकाल सकते। अच्छा जी, मेरी बताओ वो हम जो है ना जी जग में जमाते हैं, 1 किलो के आसपास दही जमाते हैं जी, और उसमें क्या करते हैं, बल्कि सुबह उसको ढका होता है ना, उठा करके फ्रिज में रखते हैं उनको थोड़ी देर के लिए, और फिर उसमें हैंड ब्लेंडर चलाते हैं जी। हैंड ब्लेंडर चलाते हैं, वो घी आ जाता है, उसमें पानी डालते हैं, दही डालते, कुछ नहीं डालते उसमें। लोग उसमें कोई पानी ना ठंडा डालते ना गर्म डालते। अब हमारी सुनो अनुपम जी, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि मान लो रात को 1 लीटर, आधा लीटर, 1 लीटर दही जमा दिया है, तो उसको सुबह पहले थोड़ा गर्म पानी डाल के फिर बिलोएंगे तो बहुत जल्दी आ जाता है जी सर्दियों में मक्खन। और गर्मियों में क्या है वो गुरदर्शन जी, गर्मियों में अगर अपन डायरेक्ट भी बिलोएंगे तो आ सकता है मक्खन, हाँ, लेकिन सर्दियों में नहीं आएगा। और फिर थोड़ा सा डाल लेंगे तो वो और जल्दी आ जाता है। तो गर्मियों में तो आपको गर्म पानी थोड़ी मात्रा में डालना पड़ेगा। वहाँ पे पानी के अंश आपने ज़्यादा बढ़ा दिया है, उसको आप डाल के पानी बिलो लो या फिर बाद में बिलो लो, एक तरह से उसमें जल के अंश अधिक है, इसलिए वो शीतल है। गुरदर्शन जी और एक बात है भाई जी, इसमें भाव प्रकाश ने घंटों में जो लिखा है इसके मतलब से समझाऊं कि जैसे दही को यदि मंथन कर दिया जाए ना बिना पानी मिलाए पहले, है ना, तो और इसमें कुछ भी ना मिलाया जाए तो वो भी दही शीतल हो जाता है। इस प्रकार से मिलाने से, इस प्रकार से जो बिलोना होता है ना, इस कारण से दही भी शीतल हो सकता है। यानी कि जो सीधा जैसे जो पहले जो जमन लगाने के बाद जो हमें दही प्राप्त होता है सुबह सुबह, तो जिस प्रकार से रहता है ना, तो वो दही मतलब क्या है कि उष्ण होता है, लेकिन जब उस दही को मंथन कर दिया जाए तो हमें लगता है ये ठंडा होता होगा। फिर तो उसका मक्खन तो निकल गया गुरदर्शन जी उसमें से, फिर तो वो दही तो बचा नहीं है। जब मक्खन निकल गया फिर तो आप उसमें पानी डाल लो या वो कर लो, वो तो एक तरह से छाछ के रूप में ही हो गया है। हाँ, मक्खन निकल तो ये था कि दही को बिना पानी डाले अगर मंथन किया जाए तो दही भी ठंडा हो सकता है, ऐसा है क्या? दोबारा रिपीट करना हो आपकी वाली लाइन। अगर दही को बिलोना करा जाए यानी बिना पानी मिलाए 15-20 मिनट, मक्खन नहीं निकलेगा। जिसे मक्खन भी तो एक टाइम के बाद ही निकलता है, 30-40 मिनट चलाएंगे मशीन या बिलोना करेंगे। अगर हमने 15 मिनट बिलोना कर दिया है ना, इसमें मक्खन कुछ भी बाहर नहीं आया है ना, और केवल दही को हमने बिलोना किया है, यानी कि इसमें जो है हमने झरना चलाया है, बिलोना किया है, तो क्या दही का तासीर बदलेगा कुछ ऐसा होने से? जी ये जो कह रहे जी अर्ध कच्ची दही, यानी कि आधा बिलो दिया उसने, अर्ध बिलोया कह रहे हैं, लेकिन ये है ना जी गर्मी की समस्या जिनको होती है उनको भी घरों में अर्ध कच्ची दही पिलाते थे और उसमें लाभ होता है वैसे तो क्या वो शीतल होती है, ये पूछ रहे हैं। हाँ, तासीर बदलती है क्या उस दही को ऐसे कर लेने से? हाँ देखो ठीक है ये सवाल गुरदर्शन जी आपका,
मान लो हमने दही में बिलोना तो लगा दिया है, लेकिन अभी पूरा मक्खन नहीं आया, लेकिन आने की स्थिति हो गई है, तो मक्खन शीत है, मक्खन जैसी कंडीशन वहाँ हो गई है, इसको पिलाते भी हैं जी। तो इसमें थोड़ा अनुभवी साथी भी अपनी राय रख सकते हैं और इसको मान सकते हैं कि ये शीतल होगा जी। हाँ हाँ, तो ये यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि जो लस्सी नहीं पीना चाहते हैं, जो दही ही खाना चाहते हैं और दही छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और दही अच्छा लगता है और उनके लिए दही अच्छा नहीं है, फिर भी दही खाना चाहते हैं, तो उनको हम ये कह सकते हैं कि दही को वैसे मत खाओ, है ना, बिना बिलोना किए। तो दही को पहले मथो, है ना, 15 मिनट, इसके बाद खांड, शक्कर, मिश्री डाल के फिर खा सकते हो, तो ये गर्म नहीं करेगा, ऐसा है। वो ना दही रही ना प्रॉपर मक्खन आया, दोनों के बीच का हो गया, तो मक्खन भी है और उसमें दही का अंश उतना है नहीं, तो वो शीतल प्रकृति में आ गया। ऐसे बोल रहे हो गुरुदर्शन जी? जी जी जी, और इसमें मिश्री भी मिला लिया या खांड मिला लिया तो शीतल हो गया। बिल्कुल जी। और गुरुजी ये तो वो हो गया, हो गया फिर तो। जो एक तक्र लिखा गया है, तक्र, वैसे इसमें लिखा है तक्र, जिस दही में चतुर्थांश जल मिला गया। तक्र में ये बताया जा रहा है कि पहले तो पानी मिलाओ, पहले मंथन नहीं करा जाए। इसमें साफ लिखा गया है कि जिस दही में चतुर्थांश जल मिला करके, यानी कि पहले जल मिलाओ, जल मिलाकर मथा जाए, उसे तक्र कहते हैं। और मथ करके शायद इसमें जो मक्खन आएगा वो बाहर आनी चाहिए। जो गाढ़ा गाढ़ा बच गया है, हाँ जी, वो तक्कर है। आप छाछ में क्या कर रहे हैं, और भी जल मिला रहे हैं, इसलिए वहाँ जल के अधिक अंश होने से वो शीतल है, और यहाँ पे जो आपका वो है केवल गाढ़ा, वो तक्कर है जी। इसमें मक्खन निकलने के बाद जो बच गया। दो अंतर है इसमें वैसे कि पानी की मात्रा तो है ही, कि तक्र में कम है, चतुर्थांश है, और छच्छिका में माने बराबर है या दोगुना है, ऐसा बताया गया। इसका पानी की मात्रा है, मतलब एक अंतर। दूसरा अंतर ये है कि तक्र में पहले पानी मिलाया जा रहा है, बिलोना बाद में करा जा रहा है, और छच्छिका में पहले क्या है कि बिलोना करा जा रहा है, पानी बाद में मिलाया जा रहा है। ये अंतर है कुछ, ये भी अंतर है। जी जी, इस कारण से मैं बता रहा हूँ कि ये जो छच्छिका जो होता है ना, अगर दही को पहले अगर बिलोना कर देते हैं बिना पानी मिलाए, तो उसकी तासीर बदल जाती है। हमें जैसा कि लगा है ना, मैंने भी मतलब कि हमने मंथन किया था, तो क्या है कि ये पहले दही में अगर मंथन कर लिया जाए बिना पानी मिलाए, तो उसकी तासीर बदल जाती है उस दही की मंथन करने से। और तक्र में क्या है कि एक तो पानी पहले मिला दिया जाता है ना, दही में कुछ ऐसा नहीं होता, पहले सीधा पानी मिलाया जाता है, मंथन बाद में कराया जाता है, उसमें भी पानी कम मिलाया जाता है, इस कारण से तक्र गर्म होता है। तो तक्र और छच्छिका में 2-3 अंतर तो है। ठीक बोल रहे हो। अब गुरुदर्शन जी इनके सवाल का जवाब दे दो दुबे जी का। दुबे जी करो सवाल। जैसे तक्र और छाछ जो आप बोले, इसमें मट्ठा का भी जिक्र है, तो हम किसको मानेंगे, मट्ठा तक्र को या छाछ को? मट्ठा बराबर दही में मतलब मट्ठा उसको कहते हैं दुबे जी कि जब दही में बराबर पानी मिला दिया जाए, बराबर, है ना, या फिर आधा, ऐसा कुछ लिखा गया है, आधा तो मान सकते हैं, आधा। हाँ, जैसे 2 केजी दही है, इसमें 1 केजी जो है पानी मिला करके और इसको मथा जाए, इसको मट्ठा कहते हैं। मेरा कहने का मतलब था, तक्र में आएगा कि छाछ में आएगा? ये अलग चीज हो गया मट्ठा थोड़ा। दुबे जी, इसमें बताया गया है कि मट्ठा के भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार भिन्न भिन्न संस्कृत नाम दिए गए हैं उसको, वैसे ही उसके गुण भी है थोड़े। ठीक है, मट्ठा का भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो अब सभी साथी अगर वापिस हम अष्टांग हृदय पे आए, पेज नंबर 71 पे, दही के बाद जो अपना टॉपिक है जी, उसमें तक्कर, छाछ, मट्ठा एक ही बना दिया है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है जी। तक्कर अलग चीज़ है और छाछ अलग चीज़ है। छाछ शीतल है गर्मियों के लिए, तक्कर गर्म है सर्दियों के लिए है जी। वो तक्र का जरा डाल दीजिए ना ग्रुप में गुरुजी। वो डाल रखा है जी ग्रुप में। गुरुदर्शन जी, इनको विद्यार्थी ग्रुप में ऐड कर दो, मुकेश जी को बार बार तकलीफ होती है और फिर सबको भी फिर परेशानी होती है। गुरुदर्शन जी, ठीक है, धन्यवाद जी। अब आप पेज नंबर 72 पे पढ़ो अनुपम जी। मस्तिष्क
का वर्णन, मस्तु के बारे में पढ़ो जी। अनुपम जी, अष्टांग हृदयम पेज नंबर 72 पे मस्तु। मस्तु का वर्णन। मस्तु दही का पानी भी तक्र के समान गुण वाला होता है। विशेषकर यह सर स्रोतों का शोधक, विष्टम्भ, कब्जियत को दूर करता है तथा पाचन में लघु होता है। वक्तव्य है, जब तक्र का गाढ़ा भाग नीचे बैठ जाता है और उसके ऊपर जो जलीय भाग तैरता है वह तक्र मस्तु है। क्या कहा गया है जी, क्या समझ आया है? ये कहा जी, दही में जो पानी होता है ना जी, पानी अलग हो जाता है दही में। दही का पानी तो वो जो है वो विशेष गुण वाला होता है जी। और जो स्रोत होते हैं उनका शोध करने वाला होता है, कब्जियत को दूर करने वाला, और पाचन में हल्का होता है जी। ये कह रहे गुरु जी, वो बढ़िया चीज है वो। हाँ, वो बढ़िया चीज़ है जी। तो ऐसे लोग जिनका शरीर भारी है तो उसको ये पिला दो जी, ताकि उनके स्रोतों की शुद्धि हो सके, पचने में लघु है। और जो दुबले पतले हैं उनको तक्कर दे दो जी, वात वालों को तक्कर दे दो, कफ वालों को दही का पानी पिला दो जी। यही होगा अनुपम जी। आगे पढ़ो, नवनीत वर्णन जी। नवनीत, नवनीत कहा गया है जी मक्खन को। इसमें शब्द आया विष्टम्भ। विष्टम्भ क्या हुआ गुरुजी? विष्टम्भ हुआ अवरोध, कब्जियत, मलावरोध, इसको विष्टम्भ बोलेंगे जी। अवरोध तो उसको दूर करता है जी। शुद्ध शुद्ध नाम जो है विष्टम्भ है। हाँ जी, रुकावट हो गया, अवरोध हो गया इसका नाम। अवरोध ही कर रहा है जी। कब्जियत क्या कर रही है? अवरोध ही हो रही है, उसमें मल को निकलने नहीं दे रही है। गुरुजी तो ये छाछ है और मस्तु का है, तो वो कभी पी सकते, कभी कभी पी सकते हैं। संजय जी कैसे समझाना चाहेंगे इनको? आपको बताना चाहिए। तो ये गुरुजी, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं मेरी आयु उस टाइम लगभग 15 साल रही होगी, तो मेरे को कब्ज रहा करती थी। तो मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता था, तो बड़े भले इंसान थे, मतलब पढ़े लिखे अच्छे, मतलब उन्होंने मेरे को एडवाइस किया था कि जो दही का पानी है, दही जमती है ना, दही को जब काटते हैं अपन तो वो पानी छोड़ देती है थोड़ा, तो दही के पानी के साथ में उन्होंने मेरे को चूरन दिया था जो बहुत अच्छा असर करता था। तो अब जो इनका पटेल साहब का सवाल था, मस्तू जो पूछ रहे हैं, तो किस टाइम लेना है और मस्तू का एक्सप्लेनेशन। छाछ भी, मतलब दोनों 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 छाछ और मस्तु। हाँ, तो पहले एक का बोल देता हूँ फिर दूसरे को बोलता हूँ ना। तो मस्तु है कि जब तक्कर जो है ना, तक्कर को हमने रख दिया थोड़े टाइम के लिए, तो गाढ़ा भाग नीचे बैठ जाएगा और पतला भाग जो पानी पानी सा ऊपर आ जाएगा, तो वो तो है मस्तु। और मस्तु चूंकि जल जैसा है, आप जैसे इसमें लिखे कब्जियत को दूर करता है, स्रोतों का शोधक, तो क्लीनिंग भी करता है। तो आप जैसे जब खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी पीते हो या 45 मिनट बाद पानी पीते हो, तो उस टाइम लोगे तो आपको ये पाचन भी अच्छा करेगा, स्रोतों की शुद्धि भी करेगा और कब्ज भी निकालेगा। ऐसा मेरा मानना है, मतलब इसके बारे में जो पढ़ के मेरे को समझ में आया। नहीं, ये रात को भी ले सकते हैं कि नहीं? ऐसा रात को चूंकि दही के उसमें लिखा हुआ था कि लेना नहीं चाहिए, तो रात को अवॉइड करेंगे तो मेरे ख्याल से बढ़िया, क्योंकि क्लियर वर्णन कहीं पे नहीं है। तो दही के गुण के साथ में थोड़ा साथ में कंबाइन भी कर रहा हूँ कि रात में ना ले तो बेहतर रहेगा। रात को ना ले बेहतर है, सुबह और दोपहर को ही ले लें। सुबह लेना सबसे बेहतर है संजय जी। जी गुरुजी। तो ये हो गया मुकेश भाई आपका मस्तू का। अभी आपको क्या पूछना और उसके अलावा? और उसमें क्या डाला था जो आप बोल रहे थे ना, कुछ चूर्ण डाला था? वो तो डॉक्टर ने लिया था मेरे को, वो कौन सा चूर्ण था मेरे को ही नहीं पता। वो तो मैं खाली बताया कि मस्तू का उन्होंने कैसे उपयोग किया था इस चीज में, कब्ज को हरने में। संजय जी अगर कफ वाला है तो इसमें पंचकोल, कफ वाला है तो पंचकोल चूर्ण मिला सकते हैं, और वात वाले को दे रहे हैं तो अष्टचूर्ण मिला सकते हैं, ये दे सकते हैं संजय जी। कोई दीपक पाचन चूर्ण ही हो सकता हो, है ना जी। गुरु जी ये मस्तु जो है ना जी, ये दही में मान लीजिए पानी मिला करके जो दही नीचे बैठ जाएगी वो पानी है, या फिर दही को छेड़ने से जो पानी उसमें तो थोड़ा निकल जाता है वो पानी है ये? नहीं नहीं, जो इसमें वर्णन है वो तक्र का जो पानी, जो तक्र का गाढ़ा भाग नीचे बैठ जाएगा, जो ऊपर बचा है वो पानी को मस्तु बोला गया है यहाँ पे।
जो मैंने प्रयोग बताया वो मेरे बचपन में किसी आचार्य जी ने उपयोग किया था मेरे ऊपर, मेरे को कब्ज रहती थी, तो मैं वो अलग वर्णन कर रहा हूँ मैं। तो वो मस्तू नहीं था, वो दही का पानी था। अनुपम जी, तक्कर मतलब मट्ठा, मट्ठे का ही तो वो पानी बताया जा रहा है यहाँ पे। नहीं, मट्ठा पर यहाँ पे दही का जो पानी होता है ना उसको पानी है। खाली दही रखेंगे ना, खाली ऊपर से पानी आ जाता है वैसे भी। अच्छा, उसपे जो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, हल्का सा पानी, दही वाला पानी को ही सुनो सुनो, देखो दही आपने मान लीजिए एक पात्र में जमाया है ना, उस दही को यदि हम हिला देंगे ना, थोड़ी पाड़ देंगे, हिला देंगे, तो उसके बाद उसमें पानी आ जाता है। एक तो वो पानी हो गया। दूसरा पानी, हमने आधा किलो दही ली मान लो, उसमें हमने जो है ना कुछ पानी 1 गिलास मिला दिया थे, उसको हमने रगड़ के थोड़ा हिला करके मिला करके छोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है कि दही नीचे बैठ जाती है, उसके ऊपर का पानी है। तो इन दोनों में कौन से की बात कही है, या दोनों की बात कही है इसमें? दूसरे वाले की बात कही है, जिसको मस्तू बोलते हैं, दूसरे वाली है। जो तक्कर का जो आपने बताया ना, गाढ़ी जो आपने लस्सी बना ली, जिसको तक्कर बोलते हैं, तक्कर जिसमें गाढ़ा भाग नीचे बैठ के जो ऊपर बचा है, वो शास्त्र के हिसाब से, अष्टांग हरदम के हिसाब से उसको मस्तू बोलते हैं। गुरुजी क्लियर करे इसमें, गुरुजी आएंगे हमारे बीच में। लिखा ही है ना 72 पेज पे, पढ़ो उसको, मस्तू का वर्णन पढ़ के सुनाता हूँ वापिस। संजय जी पढ़ लिया, आपने पढ़ा तो अभी। सुनो सुनो, मस्तू का वही तो पढ़ रहा जी मैं, इसमें लिखा है दही का पानी भी तक्कर के समान गुण वाला होता है। तो दही का पानी, इसको बिल्कुल सिंपल से चीजों में आए संजय जी, इसमें दोनों ही पॉइंट है। देखो हम पढ़ना शुरू करें, मस्तू का वर्णन, मस्तू ब्रैकेट में लिख दिया दही का पानी, उसके भी गुण वैसे ही है, कैसे जैसे तक्कर के पानी के गुण है संजय जी। तो वो एक ही बात होगी, अब बताओ इनको। तो वक्तव्य में जो लिखा है गुरुजी, जब तक्र का गाढ़ा भाग नीचे बैठ जाता है और ऊपर का जलीय भाग तैरता रहता है, वह तक्र मस्तु है। तो ऐसा हुआ, फिर मस्तु दही का पानी हुआ, और तक्र मस्तु जो है, तक्र का जो ऊपर का भाग हुआ वो मस्तु हुआ, ऐसा हुआ फिर ये। दोनों के गुण देख लो, गड़बड़ थी ना, समझ गए? वो तो है गुरुजी, लेकिन फर्क शब्दों में अंतर था ना गुरुजी। हाँ जी, सही पकड़ा, सही पकड़ा। दही का पानी मस्तू और लस्सी का जो तक्र का जो पानी है उसको तक्र मस्तू कहते हैं। तो यहाँ पे जो मस्तू है ना, यानी कि वो दही का ही पानी है, प्योर दही का। जैसे हम दही को यदि कोई ऐसे कपड़े में, जो सूती कपड़ा होता है, और उसमें बांध के लटका दिया जाए तो उसमें से सारा पानी निकल आएगा जी, है ना। तो वो पानी के बारे में बताया जा रहा है कि और ज्यादा पानी निकालना हो ना तो इस विधि से निकाल सकते हैं, वो है दही का पानी मस्तू। और बाकी जो छाछ को भी अगर छोड़ दिया जाए ना, यानी कि जो अपना तक्र होता है या छाछ, तो वो भी अगर कुछ टाइम के लिए 2-4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो गाढ़ा वाला भाग नीचे बैठ जाता है, और ऊपर ऊपर का जो भाग है ना होता है पतला सा, वो तक्र मस्तु है। तो मस्तु और तक्र मस्तु दो अंतर है जी। बिल्कुल ठीक बताया आपने। अब इसमें एक और निष्कर्ष ये निकल रहा है जी कि कफ वालों को तो दही का पानी पिला दो जी, ताकि स्त्रोतस की शुद्धि हो जाएगी, और उसमें आप पंचकोल चूर्ण इस टाइप का मिला दो, और वात वालों को आप कभी कभार दही खिला दो जी। दोनों का समाधान हो गया है जी। संजय जी होगा? हाँ गुरुजी, हो गया समाधान जी। अगला पॉइंट पढ़ो अनुपम जी, नवनीत का वर्णन। तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन थी जी कि तक्कर क्या है, छाछ क्या है। तो ये तक्कर और छाछ को एक ही बना रखा है, इसमें ये गलती है जो डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी ने ये लिखा है। और अब हमने इसका डिफरेंस पढ़ लिया अष्टांग भाव प्रकाश से कि तक्कर अलग चीज़ है, छाछ अलग चीज़ है। तक्कर बनाने की विधि अलग है, छाछ बनाने की अलग है। छाछ में आप बहुत सारा जलियांश मिला के वो शीतल रूप है, सर्दी गर्मियों के लिए है, और तक्कर आपका सर्दियों के लिए है जी। अब आगे पढ़ो जी, नवनीत का वर्णन। नवनीत का वर्णन, नवनीत ताजा निकाला गया मक्खन, वरिष्ठ, वीर्यवर्धक, शीतल, कांतिकारक, बलवर्धक, अग्नि को तीव्र करने वाला और संग्राही, मल को बांधने वाला होता है। वात विकार, पित्त विकार, रक्त विकार, क्षय रोग, अर्शो रोग, अर्दित मुख प्रदेश का लकवा तथा कास रोग का विनाश करता है। जब आप अपनी वीडियो बनाओ उस समय भी इतना धीमे बोले करो अनुपम जी, फिर गला आदि ठीक रहेगा।
तो इसमें बोला गया है जी नवनीत, नवनीत यानी कि ताज़ा निकाला गया मक्खन। मक्खन क्या है जी? वो वीर्यवर्धक है, शुक्र धातु को सबसे अच्छा करने वाला है, शीतल है, कांति कारक है, कांति में तेज पैदा करने वाला है, निखार लाने वाला है जी। बलवर्धक है, अग्नि को तेज करने वाला है, मल को बांधने वाला है। वात और पित्त और रक्त विकार की सर्वश्रेष्ठ औषधि है जी, वात, पित्त और रक्त विकार की जी। क्षय रोग में काम करता है, अरस रोग में काम करता है, मुख प्रदेश का लकवा, ये सब वात के रुक्ष खर गुण की संप्राप्ति है। और मक्खन में जो स्नेहास होता है ना जी, कई रोगी ऐसे आए जी जिनके होठ लगभग बोलते हैं कि 12 महीने ही फटे रहते थे जी। उनको हमने क्या करवाया जेठ आषाढ़ के महीने में कि भाई जो मक्खन निकाल लिया है सुबह, जो लस्सी निकाल ली है उसमें 2 चम्मच आप मक्खन डाल के वो पियो, और फिर उसी मक्खन को शाम को होठ पे लगा के सोना। तो उसमें जो स्निग्धता देखी गई है जी वो बड़ी अच्छी रही जी, मतलब मलावरोध भी दूर हो गया, अंदर की ड्राइनेस भी, और ये वाला बहुत कारगर रहा। तो मक्खन में अति स्निग्धता होती है घी की तुलना में जी। तो ये हो गए जी मक्खन के गुण। और सर्दियों में मक्खन बच्चों को ग्रीष्म ऋतु के 2 महीने और शरद ऋतु के 2 महीने में अनिवार्य रूप से खिलाना चाहिए जी। आगे पढ़ो जी, दूध का नवनीत। दूध का नवनीत है, दूध से निकाला गया नवनीत है, विशेषकर संग्राही होता है। यह रक्त रोग, पित्त रोग तथा नेत्र रोगों का विनाश करता है। वक्तव्य है, दूध को मत करे, जो स्नेह द्रव्य प्राप्त किया जाता है उसे नवनीत कहा जाता है। आज के दूध को गर्म करके दही जमाकर कल को उसे मत कर जो स्नेह द्रव्य प्राप्त किया जाता है उसे हेयंगवीन कहते हैं। यह भी नवनीत का ही एक प्रकार भेद है। दोनों में ही दूध या दही का कुछ भाग लगा रहता है, पकाने पर घी का भाग ऊपर आ जाता है और दूध का दही भाग नीचे रहकर जल जाता है। जी क्या कहा गया है अनुपम जी? कहे गुरु जी दूध है ना जी, दूध को मत लेते हैं ना जब, तो उसके ऊपर स्नेह, उसके ऊपर चिकना पदार्थ आ जाता है। सीधा गुरु जी दूध को ही कह रहे हैं कि दही जमा करके कह रहे हैं जी? दोनों ही चीज कही गई है इसमें। जी जी जी, तो इसी तरह कह रहे गुरु जी, रगड़ रुगड़ करके कूट पीट करके उन्हें। गुरदर्शन जी या संजय जी बताएंगे। संजय जी क्या बताना चाहेंगे? गुरुजी दूध को मत के जो डायरेक्ट निकला है वो नवनीत है, और जो दूध की दही जमा के फिर जो निकला मक्खन निकला है उसे हयंगवीन कहते हैं। ये हुआ जी, दूध को डायरेक्ट मत के थोड़ा निकलता है। हाँ वो क्या है ना, आजकल आ गया है ना वो जो हाथ से क्रीम से करते हैं, जो क्रीम से वही है, वही क्रीम निकालने, दूध से क्रीम निकालने, और क्रीम के बारे में ही बताया जा रहा है कि क्रीम को जो है नवनीत कहा जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो क्रीम शायद हो सकता है पहले भी निकाला जाता रहा होगा, है ना, ये टेक्निक रहा होगा, है ना, क्रीम निकालने का। तो क्रीम निकाला हुआ वो मतलब कि इसको नहीं, घी का दर्जा नहीं देंगे, वो बटर हुआ है कह सकते हैं। नहीं, आजकल वैसे भी गाय भैंस का जब दूध निकालते हैं ना, दूध निकालते समय बाल्टी में थोड़े थोड़े जो नवनीत के वो होते हैं, गुच्छे होते हैं, थोड़े थोड़े, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं, बट होते हैं। और जो आप बता रहे हो बिल्कुल ठीक है कि वो पहले भी कुछ ना कुछ विधि रहती होगी इसकी। कई बार अपन क्या करते हैं, मान लो हम गांव से यहाँ पंचकुला आते हैं, तो बोतल में दूध है तो वो हिलता हिलता आता है, तो उसमें वो अपने आप भी निकला मिलता है संजय जी, जैसे आप बोल रहे हो उसकी गांठ गांठ सी। निकलता है वो, यस। अब अनुपम जी आप पढ़ दो पेज नंबर 73 पे, किलाट आदि का वर्णन। ये घी के बारे में थोड़ा रुक के पढ़ेंगे, पहले किलाट का वर्णन। किलाट पनीर को बोलते हैं जी, तो पनीर भी अभिसंधि है, हर रोज नहीं खाना चाहिए। तो इसके बारे में पढ़ दो अनुपम जी। जी गुरु जी, किलाट आदि का वर्णन। दूध से बनाए गए किलाट है, पीयूष, कुर्चिका, मोरण या मोरट आदि शब्द से क्षीर साग एवं तक्र पिंड का ग्रहण किया जाता है। ये सब बल, शुक्र, निद्रा तथा कफ दोष को बढ़ाते हैं। ये विष्टम्भी, गुरु तथा दोष कारक होते हैं। वक्तव्य है,
किलाट आदि का परिचय इनके संबंध में हम इसी अध्याय में 33-34 श्लोकों के नीचे कह चुके हैं। मोरण या मोरट पकते हुए दूध को नींबू के रस या फिटकरी डालकर फाड़ लिया जाता है। जलीय भाग को मोर ने सुश्रुत के 45वें अध्याय में यथास्थान कहा है। उसके सार भाग को छेना कहते हैं। पीयूष अन्यत्र इसका अर्थ अमृत है। नव प्रसूता गाय या भैंस के 1 सप्ताह तक के दूध को पकाया जाता है। पकाते ही वह फट कर गाढ़ा हो जाता है। इसे पीयूष कहा जाता है। यह अत्यंत गरिष्ठ होता है। 5-7 दिन बाद यह दूध शुद्ध हो जाता है। जी गुरुजी। टोटल क्या निष्कर्ष निकला अनुपम जी? निष्कर्ष ये निकला गुरुजी, जो है ना किलाट जो है ना जी, इसका जो फाड़ के निकालते हैं पनीर आदि जो है, ये बहुत सारे नाम इसके बताए इन्होंने। ये जो है बल शुक्र निद्रा तथा कफ दोष को बढ़ाते हैं। बल को बढ़ाते हैं, शुक्र को बढ़ाते हैं, निद्रा को बढ़ाते हैं, साथ में कफ को भी बढ़ाते हैं। और विष्टम भी होते हैं, यानी कि रोकने वाले होते हैं। विष्टम भी भाई स्रोतों को रोकने वाले हैं। की कैटेगरी में ही आते हैं जी। हाँ जी, गुरु होते हैं तथा दोष कारक होते हैं जी, ये दोषों को बढ़ाने वाले होते हैं। आजकल के टाइम में प्रैक्टिकली जो ये देखा गया जी, जो कफ प्रकृति वाले व्यक्ति है उनको क्या होता है, अग्निमंद रहती है। अग्निमंद रहती है तो उनमें स्थूलता है, आलस है, ताकत नहीं है, कमजोरी फील करते हैं। तो कुछ तो वो अपने दिमाग से जी क्या करेंगे, फिर कमजोरी फील कर रहे हैं तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए अग्नि को ठीक किए बिना जी, कमजोरी क्यों है, क्योंकि अग्निमंद है, आम बन रहा है, स्थूलता है, आलस है, तो वो कमजोरी फील कर रहे हैं। अब डायरेक्ट वो क्या करते हैं, कुछ आजकल इंटरनेट का ज़माना आ गया, वो पनीर खाएंगे जी, दही खाएंगे, ड्राई फ्रूट खाएंगे, तो ये सब खाएंगे, ये सब खाएंगे तो और आम बढ़ेगा जी, और वो स्थूलता और ब्लॉकेज जैसी स्थिति की तरफ चले जाते हैं। तो ज़रूरत है वहाँ पे केवल उनका दीपन पाचन अनुलोमन करने की। दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा होगा तो सामान्य भोजन से भी ताकत आनी शुरू हो जाएगी जी। तो ज़्यादातर लोग उस कमजोरी को दूर करने के लिए दही, पनीर इन सब का सेवन करते हैं। तो ये ऐसे भोज्य पदार्थ नहीं है जो हर रोज़ खाए जा सके। इनको कभी-कभार खाना चाहिए। खासकर कफ वालों को इनसे दूर रहना चाहिए। वात वालों को दीपन पाचन ठीक होने पर सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन ये ले सकते हैं जी। तो इनसे बच के रहना चाहिए जी। आजकल गुरुजी ताकत का मतलब है प्रोटीन, जो इंटरनेट के जमाने में है। तो जिस चीज में प्रोटीन ज्यादा है तो उसको बलवर्धक मान के लोग आपाधापी में खा रहे हैं, और दीपन पाचन होता नहीं है तो फिर सब वो अभिसंधि बन जाते हैं अल्टीमेटली। ठीक बोला है जी। और जितने भी प्रोटीन है उनमें क्या है, ड्राइनेस है जी, उनमें कोई स्नेहास तो है नहीं। पुराने टाइम में जितने भी पहलवान बनते थे वो अच्छा दूध पीते थे, घी खाते थे, तब वो पहलवान बनते थे। अब प्रोटीन खा के प्रोटीन ड्राइनेस बढ़ा रहा है, जिसलिए ये प्रोटीन वालों को ज़्यादातर हार्ट फेलियर भी जो अचानक आ जाता है। तो वो है जी प्रोटीन की कहानी जी। हाँ जी, हाँ, इसलिए किलाट भी इसीलिए खाते हैं ना, प्रोटीन ज्यादा है उसमें। इसका पनीर का एक है, देखिए कि हर एक अकाउंट पे पनीर ज्यादा मिलेगा, दही कम मिलेगा, घी कम मिलेगा, लेकिन पनीर खाने वालों की लाइन लगी हुई है। पनीर पकौड़ा, पनीर पता नहीं क्या क्या, वो क्या बनता है, सॉरी। इसलिए तो दुबे जी सब फूले हुए हैं, दुबे जी सब फूले हुए हैं, अंदर से खोखले हैं। दुबे जी वो क्या है कि पालक पनीर, शाही पनीर, बस मैंने ऐसे होटल में जाएंगे तो 10 प्रकार के जो है पनीर का आइटम बताएंगे और भूल भी जाएंगे क्या क्या पनीर हमें खाना है। सब पनीर पनीर का लाइन लगा हुआ है। 10 आइटम होटल में रखते हैं दुबे जी, 10 आइटम पनीर का, है ना। गुरुजी ये प्रोटीन की जगह क्या खाना चाहिए, कुछ तो बताओ। संजय जी बताओ इनको। अभी प्रोटीन तो महेंद्र जी दीपन पाचन अच्छा है, दूध घी खाओ, पहलवान बनो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऐसे ही होता था ना, पहले के पहलवान आप देख लो, दीपन पाचन अच्छा है, दूध घी खाते थे, एकदम जोरदार बॉडी रहती थी उनकी। आजकल वो घी वाला भी तो ट्रेंड आ रहा है, नहीं ज्यादा घी नहीं खाना चाहिए, हार्ट फेल हो जाएगा, वो भी सौदा चल रहा है। केक तो एक क्लास में जब पढ़ रहे हैं तो अपने को समझ में आ गया ना कि घी खाना कि नहीं खाना।
वो इसलिए चल रहा है महेंद्र जी, क्योंकि आप कभी कभार क्लास लगाते हैं हफ्ते में, महीने में 10 दिन। अगला क्या रहे इनको तो ले बेटा जी, पूरा तो ले नहीं रहे हैं। तो गुरु जी थोड़ी बहुत शंका है वो दूर कर दे करो, मैं तो कदे कदे कोई पूछ लूं, मेरे अंदर दिमाग में चल रहा नहीं जदना ले पूछ। हाँ संजय जी ने फिर बड़े अच्छे से समझाया है महेंद्र जी। हाँ जी तो कह दिया जवाब। और मैं ऐसा कह रहा था गुरु जी, कोई इस तरह नहीं है कि अपने कोई जैसे कोई पेशेंट हो ना उसको भी क्लास के अंदर लेकर सभी के सामने प्रैक्टिकल किया जाए, तो वो अच्छी बात नहीं है? थोड़ा सा अगर इस बात पे गौर की जाए तो। हाँ अच्छी बात है, ले आए ग्रुप पेशेंट को। बढ़िया सुझाव है जी। हाँ भाई जी मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि मैं तो सुबह भी 1 चम्मच सवेरे खाली पेट क्या कहते हैं चाय की जगह पे मैं घी पीता हूँ, और शाम को घी अगर ना मिले घी तो लगता है हार्ट अटैक ही आ जाएगा। यानी कि घी ना मिले तो हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा लगता है ना? तो दूध और घी मिलना तो बहुत जरूरी है। पार्वती के होना। कल हमने पढ़ा था जी वात और पित्त वाले की 120 बीमारियों को ठीक करना है तो गाय का दूध और घी अनिवार्य है जी। तो महेंद्र जी, संजय जी ने एक बड़ा अच्छा लाइन बताई थी आपको कि दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा रखते हुए बढ़िया खाओ और बाहर के डॉक्टरों की सुनना भूल जाओ जी। हाँ जी गुरु जी एक सवाल हो रहा है, संजय जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। एक मेरे को ये बताओ, जैसे अपन सब्जी बनाते हैं घर के अंदर तो उसमें टमाटर की जगह अगर हरा आंवला डाल दें तो उसमें सही रहेगा क्या हर प्रवृत्ति के आदमी को? गुरदर्शन जी और संजय जी आप दो इसका जवाब। पहला तो आंसर ये गुरु जी कि एल्युमिनियम के बर्तन किसी भी हालत में गलती से यूज नहीं करना है। महेंद्र जी हाँ, एल्युमिनियम के यूज करिए तो जहर बन जाएगा। वो हमने आपने आंवला डाला है, टमाटर डाला। अच्छा जी। दूसरा है जी आप आंवला डाल सकते हो, जो मेरी अपनी उसमें बनती है कैलकुलेशन बनती है, तो आंवला भी उचित है। आंवला क्योंकि वो त्रिदोषनाशक है वैसे भी। हाँ जी। तो आपको हर तरीके से मदद करेगा वो। आज जैसे पेट फूट में दिक्कत हो किसी का, दीपन पाचन सही नहीं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा संजय जी। फिर तो प्रॉपर दीपन पाचन कर रहा हूँ ना, खाली आंवले के भरोसे ना रहो ना फिर वैसे। अच्छा यही तो गड़बड़ हो जाती है जी संजय जी, इतना सब पढ़ने के बाद भी फिर भी आप एक दरवे से काम चलाने की सोचे तो प्रॉपर दीपन पाचन की जहाँ जरूरत है प्रॉपर वही होना चाहिए जी। जी गुरु जी। अगर दीपन पाचन गुरु जी सही है फिर तो अपन यूज कर सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लो विटामिन सी के तौर पर ले सकते हैं साथ में। हाँ कर सकते हैं। ठीक है अनुपम जी एक लाइन गुरुजी पढ़ दो, उत्तम अधम विचार। उत्तम अधम विचार जी। उत्तम अधम विचार इस प्रकरण में कहे गए दूध तथा घी में गाय का दूध और गाय का ही घी उत्तम होता है, और भेड़ का दूध एवं घी जो हो वो निंदित होता है जी। इसका कारण क्या है कि इसको गाय के दूध और घी को उत्तम माना गया और भेड़ वाले को निंदित माना गया? क्या कारण है अनुपम जी? गुरु जी गाय का घी के जो गुण विशेष है ना जी, वो जो है मेधा को देने वाला है, स्निग्ध होता है, सुपाच्य होता है, बल शुक्र वीर्य आदि को बढ़ाने वाला होता है। और भेड़ का जो दूध होता है वो गुरु होता है और दोषकारक होता है जी। और कोई साथी बताना चाह रहा हो जी? गुरु जी भेड़ जो है वो गंदा वगैरह भी खाते हैं सर। देखो कल हमने एक गुरु जी अहितकर पोषण हिचकी श्वास पित्त एवं कफ को उभारता है, तो समस्या ज्यादा खड़ी करता है, फायदे कम करता है। अनुपम जी इसका जो कल हमने डिफरेंस पढ़ा था कि गाय का दूध और गाय का घी हृदय के लिए हितकर है और जो विशेष स्निग्धता है उसमें वो हृदय के लिए जो जरूरी चाहिए वो है, और भेड़ का जो है उसमें वो हृदय के लिए अहितकर है, इसलिए ये नुकसानदायक है। अब आप पेज निकालो अनुपम जी 469। तो ये डिफरेंस है जी कि गाय का हृदय के लिए हितकर है घी और दूध दोनों ही, जो स्नेहास हृदय के लिए चाहिए वो उसमें है, और भेड़ वाला हृदय के लिए अहितकर है, इसलिए उसको उत्तम और इसको निंदित माना गया है जी। अब पेज नंबर 469 पे पढ़ो अनुपम जी, मद के 10 गुण का वक्तव्य। जी गुरु जी। मध्य के 10 गुण इसका वक्तव्य पढ़ना है जी बस।
ओजो धातु तथा गाय के दूध में समान गुण होते हैं। यही कारण है कि गाय के दूध का सेवन करने से ओज धातु की वृद्धि होती है। अतएव मद्य के अवधि सेवन से ओजस का विनाश होता है जी। अब आप पढ़ दो, जो मद के 10 गुण हैं, पहले 10 गुण मद के, उससे अगले 10 गुण ओज के, वो और पढ़ दो जी। गुरु जी कौन सी पेज पे है? पेज नंबर 469 469। मद्य के 10 गुण नहीं, आपने मध्य के नहीं पढ़ने, आपने मध्य के 10 गुण को छोड़ के अगले ओज धातु के 10 गुण पढ़ देने। इसके विपरीत ओज के 10 गुण, इसी में है जी, इसके विपरीत ओज के 10 गुण। अच्छा, इसके विपरीत ओज के 10 गुण मंद, मंद, शीत, स्निग्ध, आम्र, मधुर, स्थिर, स्थिरकारी, गुरु, सलक्षण तथा पिछिल। जी गुरु। तो गाय का दूध और घी क्यों पीना चाहिए अनुपम जी? ओजवर्धक होता है गुरु जी। अरे ठीक है जी, अब आप निकाल लो पेज नंबर 165, बल्कि 167 निकाल लो अनुपम जी। इसमें पढ़ना है पेज नंबर 167 पे ओजस का वर्णन। ओजस का वर्णन, रस से शुक्र पर्यंत समस्त धातुओं का सर्वश्रेष्ठ तेजस ओजस है। वह हृदय में स्थित रहने पर भी मनुष्य संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। वह शरीर स्थिति का आधार है। वह स्निग्ध सोम गुण युक्त, शुद्ध तथा लाल पीला वर्ण वाला है, जिसका नाश होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और जिसके रहने पर मनुष्य जीवित रहता है, जिसके रहने के कारण विविध प्रकार के कांति, पराक्रम आदि भाव मनुष्य में देखे जाते हैं। हमारा भोजन पचने से बनता है जी रस, उससे रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सातों धातुओं का निचोड़ बनता है ओज। और वो ओज जो हमारा भोजन पचने से 7 धातु पचने के बाद बनता है, वो सीधा सीधा अनुपम जी गाय के दूध के अंदर है। गाय के दूध और घी के अंदर है जी वो। और अब हम अगर गाय का दूध और घी पिएंगे तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, ओजवान बन सकते हैं, बुद्धिवान बन सकते हैं, पूरा संयम हमारे अंदर आ जाएगा, पूरी निरोगी स्थिति हमारे शरीर की हो जाएगी। और अगर भैंस का पिएंगे तो हमारे शरीर के अंग, हमारे बुद्धि, सब कुछ स्थूल हो जाएगा, भैंस की तरह हो जाएगा अनुपम जी। तो भैंस का कहीं भी नहीं चलेगा, जो कल छोटे मोटे प्रश्न थे अनुपम जी। अनुपम जी आ रही है आवाज? हाँ जी गुरु जी, हाँ जी। अब पूरा क्लियर है, अब पूरा सेटिस्फाई होके बता सकते हो भाई। शरीर में देखो, कोई भी रोगी आपके पास आएगा, वो आपकी दवाइयाँ तो थोड़े टाइम खाएगा, लेकिन अगर आप उसको गाय और दूध के घी के ऊपर ले आए तो उसका ओज अच्छा रहेगा, तो बीमार पड़ना बंद हो जाएगा और इसको वो रेगुलर खा सकता है जी। जी गुरु जी। इसलिए ये तो हर रोगी को प्रेफर करना ही करना है जी। हाँ जी, हाँ जी। इसकी कमी आ गई है, इसलिए आजकल समाज में इतना गिरावट आ गई है जी। जी जी गुरु। तो आज की, हाँ जी, ओजस्या के कारण जो गुरु जी क्रोध, भूख, चिंता, शोक, परिश्रम आदि कष्टों से ओजस का क्षय हो जाता है जी। अगला और पढ़ दो, ओजस्या के लक्षण। ओजस्या के लक्षण है, इसके क्षीण होने पर मनुष्य दूसरों से डरता है, दुर्बल हो जाता है, बार बार अधिक चिंता करने लगता है, उसकी इंद्रियां दुखित हो जाती है, वह कांति रहित हो जाता है, उसका मन दुखी हो जाता है, शरीर रुक्ष हो जाता है और वह कृश दुबला हो जाता है। आजकल के सभी युवा इसी अवस्था में तो चल रहे हैं अनुपम जी। जी जी गुरु जी। क्यों है? क्योंकि एक तो डॉक्टर ने माहौल ऐसा बना दिया, जैसे अभी संजय जी का सवाल था, ये इनका महेंद्र जी का सवाल था कि ज़्यादा दूध पी लिया है, घी खा लिया है तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और महिलाएं तो वैसे भी कहीं थोड़ा फैट ना बढ़ जाए, घी दूध खाना ही छोड़ दिए जी। और वो
गाय का दूध घी फैट नहीं बढ़ाएगा जी। तो गिरावट ये आ गई है जी, महिलाएं तो दूध ही पीना छोड़ गई है। अब जब महिलाएं छोड़ गई है तो उनसे पैदा होने वाले बच्चे कैसे होंगे, और फिर वो बच्चों को भी नहीं पिला रही है। तो ये स्थिति आ गई है जी, आज के इंसान के अंदर एक डर का भय पैदा कर दिया है, दूध पीना बंद, और ओजवर्धक दूध तो खत्म ही हो गया है जी, गायें ही आजकल बड़ी मुश्किल है मिलना। तो इसलिए सब बीमारियों की जड़ यहीं से है संजय जी, मानते हो कुछ अनुपम जी? हाँ जी गुरुजी, यही है जी, वास्तव में ऐसा है। और गुरुजी, दीपन पाचन होने के बाद दूध पिएंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता, बल्कि मैं जो पहले दूध पीता था ना जी, तो मेरा गुरुजी खुद का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाया करता था, लेकिन अब दीपन पाचन कुछ ठीक हुआ तो अब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता उस तरह से। तो इस तरह से हम दीपन पाचन अच्छा करके तो घी खाएंगे तो उससे बल बनती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं, गंदा भेद नहीं बनता, यानी कि भैंस वाला तो पिएंगे जी दीपन पाचन अनुलोमन करके, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद वो अग्नि को फिर से मंद कर देता है, आदर्श स्थिति में नहीं रहती, तो वहां से तो बढ़ना ही है जी। और गाय का पिएंगे दीपन पाचन अनुलोमन करके पी रहे हैं तो समझ लो कि दोबारा बीमार नहीं पड़ोगे, आपका खान पान सब कुछ बैलेंस है। गाय के दूध और घी से कोई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ये कुछ नहीं होता है जी, वो हमने गुण आधार पे पढ़ ही लिया है जी। और भैंस वाले से सब होता है क्योंकि वहाँ स्थूलता आती है, मंदता आती है जी, वो स्लो करता है हर चीज़ को, तो वहाँ पे हो सकता है, इसलिए वो नहीं पीना है जी। तो आज के टाइम में सब समस्याएं इसलिए है जी, महिलाओं ने वैसे ही पीना छोड़ दिया है, फिर बच्चों को भी नहीं पिला रहे हैं जी, पिला रहे हैं तो वो जर्सी का और इसका पिला रहे हैं जी। और जर्सी वाला दूध के क्या नुकसान है, कोई साथी बताएगा जी? वो गाय है ही नहीं गुरुजी। नुकसान क्या है गुण आधार पे, महेंद्र जी या कोई भी साथी? उसमें तो कोई क्वालिटी नहीं है गुरुजी, उसमें कोई है ही नहीं जो इसमें ऊंच बढ़े, उसमें तो बीमारी बीमारी का है। सबसे बड़ी बात तो ये पंजाब में लोग उसका ज्यादा यूज करते हैं दूध का, और वो उसी वजह से कैंसर पैदा होता है। और कोई साथी बताना चाह रहा हो जी इसके ऊपर, महेंद्र जी ने अपने विचार? उसमें एलडीएल जो है ना, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है, वो सबसे बड़ा इसमें दुष्परिणाम है, ये जो जर्सी गाय के दूध का है। और गाय का दूध पीते हैं तो एचडीएल बढ़ता है, अच्छा मेद जो है वो बढ़ता है। अब आपको इसका डिफरेंस बताते हैं जी। जो देसी गाय का दूध है इसमें स्नेहांश अधिक है जी, और जो जर्सी का है उसमें वो हो सकता है जी आपका कि एक टाइम में 40 लीटर दे दे जी, या 20 लीटर दे दे, तो उसके अंदर एक दिन में, तो उसके अंदर क्या है जी, उसके अंदर जलीयांश की, जल की मात्रा अधिक है, इसके अंदर स्नेह की मात्रा अधिक है। तो वो पीते जाओ अंदर मेद तो बढ़ा ही नहीं रहा है जी वो शरीर में, वो बल्कि और ज़्यादा मूत्र प्रवृत्ति बढ़ा रहा है, तो उसमें स्नेहांश नहीं है, इसलिए वो नुकसानदायक है जी। दूध को किस लिए पी रहे हैं हम, जाके जल्दी से पच के रस धातु अच्छा बने, शुक्र अच्छा बने, ओज अच्छा बने। अगर ये लॉजिक से जाएंगे तो फिर भैंस के दूध में ज्यादा स्नेहांश है गाय से भी, फिर उसमें स्थूलता पैदा करने वाला है ना संजय जी, स्लोनेस लाने वाला है जी। हाँ मतलब स्नेहांश एक खाली रीजन नहीं होगा ना मेरे ख्याल से, जो जर्सी गाय का दूध है। स्नेहा, आप गाय के दूध को क्यों पी रहे हैं, क्योंकि ओज के लिए पी रहे हैं जी। देखो गुरु, जर्सी गाय में सबसे कम स्नेहांश है। देसी गाय में तो स्नेहांश है ही नहीं संजय जी, देसी गाय में तो स्नेहांश है ही नहीं, और उस जर्सी गाय में तो स्नेहांश है ही नहीं, वो तो पानी ही है जिसमें स्नेहांश है ही नहीं। और जो कितना बताया आपने जर्सी में? जर्सी में 2.5 से 3% होता है। कंफर्म है तो कोई डाउट नहीं है इसमें, मतलब मेरे को टू मतलब देसी गाय का जी हाँ, और 2.5% होता है वैसे जी। तभी अगर फैट नहीं होगा तो फिर उसका दूध का कीमत क्या रहेगा डेयरी पे, है ना? तो फैट तो होता ही है 2.5%, और देसी में लगभग 5% होता है, 6 भी हो जाता है ना? डिपेंड करता है उसके खान पान पे, तो खान पान पे और उसकी जो है गर्भाधान जनरल पे। जो है ना, इन जनरल जो है, जो जर्सी गाय है 2.5 से 3% उसका फैट होता है। देसी गाय का 3 से 4 जो मेजर मिलता है, कुछ केसेस में मतलब 5%, 5.5% तक चला जाता है। और भैंस के दूध में ये लगभग 7 से 8% तक चला जाता है। हाँ 7-8 ये है। तो भैंस वाला स्थूलता वाला है जी, देसी वाला हम जो पढ़ रहे हैं ओज वाला है, और ओज वाले सब गुण हैं, और जर्सी वाला उस तरह से बेकार का है जी। तो यही निष्कर्ष है जी। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। क्या कर सकता है, मान लीजिए कि जो गाय नहीं पका है और जर्सी का दूध नहीं खाएगा तो खाएगा कौन सी का? पालनी पड़ेगी संजय जी, नहीं फिर डॉक्टर की वो अजय जी, पालनी पड़ेगी, नहीं फिर डॉक्टर की दवाइयाँ खाते चले जाओ और बन जाओ जल्दी से यमराज की शिकार। तो मुझे बेटर तो ये कि कम से कम दूध ना लें। अब दूध
नाले मतलब मरने से बेटर तो है कम से कम थोड़ा ठीक हालत में जी लेगा बंदा। बहुत आदर्श दृष्टि में नहीं जिएगा बट ठीक ठाक जी लेगा। ये गुरुजी जो जर्सी गाय है ना, ये सुअर के जेनेटिक से तैयार की हुई है। देखो इसका मुंह ठान के अंदर ही रहता है, बाहर निकलती नहीं। जैसे सुअर जमीन के अंदर रखता है ना मुंह, ऐसे ये ठान के अंदर रहती है। मान लो जो चारा डालते हैं उसके अंदर, या किसी किसान के खेत में बढ़ जाए ना रात को, 1 किलो कणक की ऐसी तैसी कर देती है रात रात में। ये ऐसा सिस्टम है जी इसका। तो महेंद्र जी, जमाई पति तो बदनाम ना करो इन्हें। ये सही बात है जी संजय जी, आपने कहना अनुपम जी। हमारे तो खेतों में बड़ा नुकसान करती है। ये जो अमेरिकन सांड है ना, घुस जाते हैं खेतों के अंदर, रात में इतना कणक खा जाते हैं, क्या बताएं आपको। इनकी बहुत रुकनी रखनी पड़ती है। चलो एक आध कट्टा तो खा ही जाएगा, 1 किलो तक कौन खावा फिर। ये मेरी बात सुनो, ये नहीं, एक बार अगर इन्होंने जमीन के अंदर या मुंह कर लिया ना, ये कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये सुअर के जेनेटिक से तैयार की हुई नस्ल है जी, ये गाय है ही नहीं। मान गए जी हम आपकी बात। एक पॉइंट इसमें छूट रहा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके विषय में कुछ कहना चाहता हूँ अपना चरक संहिता और अष्टांग हृदय के रेफरेंस से। तो मैंने ग्रुप में कुछ भेजा है, आप लोग ध्यान दीजिए। इसके ऊपर चर्चा नहीं हुआ है, इस पीयूष के बारे में चर्चा नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर मैं कहता हूँ जी। जैसे कि अष्टांग हृदय में आप लोगों ने देखा ना कि वो कौन से अध्याय में था, एक मिनट निकाल लेते हैं। हाँ, किलाट आदि का वर्णन। हाँ जी, किलाट आदि का वर्णन यहाँ पे है कि लिखा गया है पीयूष, है ना। यहाँ पे लिखा गया पीयूष नव प्रसूता गाय या भैंस के, भैंस यहाँ पे हम नहीं लेंगे, केवल गाय गाय का लेता हूँ। तो नव प्रसूता गाय के यानी कि गाय जब ब्याती है तो जो दूध देता है, जो प्रथम दूध होता है, और उसमें भी जो प्रथम बार जो गाय ब्याती है और जो उसका जो प्रथम दूध होता है वो सबसे अच्छा होता है। मतलब कहा गया है, वैसे तो 1 सप्ताह तक के दूध को पकाया जाता है तो वो क्या है कि प्यूसम बन जाता है, पर जो शुरू के जो 72 घंटा है उसका सबसे अच्छा, और उसमें भी जो सबसे पहली बार जो दूध मिलता है जो बिल्कुल पीला पीला सा होता है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, थोड़ा होता है, कहते उसको जो है उस दूध को पकाया जाता है। पकाते पकाते ही वह गाढ़ा हो जाता है, इसे पीयूष कहा जाता है। यह अत्यंत गरिष्ठ होता है, ऐसा बताया गया है। तो इसी को है चरक संहिता के रेफरेंस से मैं आपको ऊपर दिखाने की कोशिश किया हूँ, स्क्रीन पे आ रहा होगा कि पीयूषम के बारे में आता है, जिसको कलोस्ट्रम कहते हैं। कलोस्ट्रम, ठीक है जी, कलोस्ट्रम कहते हैं। इसको खीस भी कह सकते हैं अपन, खीस, है ना। तो छेना का पानी ये तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन खीस हम कह सकते हैं, और इसको पीयूषम कह सकते हैं, गौ पीयूषम कह सकते हैं, कलस्ट्रम कह सकते हैं। यह अनेक प्रकार लिखा गया है कि दीप्ता अग्नि, जिनकी जठर अग्नि पर्याप्त बढ़ी है उनके लिए है ये गौ कलस्ट्रम। किनके लिए है? जिनकी जठर अग्नि पर्याप्त बढ़ी यानी जिनका दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा है उनके लिए है। जिनको नींद नहीं आती यानी अनिद्रा की प्रॉब्लम है, यानी अनिद्रा की शिकायत है, यानी कि नींद आदि कम आता है, मानसिकता की गोली खा रहा है, या फिर ऐसा जो क्या है कि लंबे टाइम से डिप्रेशन में है, उनके लिए है गौ पीयूषम। ये सभी सुखद होते हैं, ये सभी सुखद होते हैं। ये पाक में गुरु शरीर को तृप्त करने वाला वीर्यवर्धक है, और मांस तत्व को बढ़ाने वाला, यानी कि मांस तत्व को बढ़ाने वाला, वजन बढ़ेगा तथा बात नाशक होता है ये गौ कलस्ट्रम। ठीक है, अब किसी को कोई प्रश्न है तो बताइए, मैं भी और इसके बारे में बताने वाला हूँ, बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। ये मैं चरक संहिता के रेफरेंस से भेजा हूँ। पान संख्या क्या है? हाँ जी, वो पेज संख्या पूछ रहे हैं। अच्छा, पेज संख्या मैं बता देता हूँ। 528 में देख लीजिएगा, अभी मैंने देखा है, फोटो लिया 528। हाँ देख लीजिए 500। दर्शन जी, हम लोग क्या फेंसा से बोला जाता है? क्या जी? फेंसा हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, फेंसा कह सकते हैं, फेंसा कह सकते हैं, फेनुस और खीस कह सकते हैं, पर इसमें ये बताया गया है कि इसको हम ज्यादा मात्रा में नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए क्या है,
अभी स्क्रीन पे नहीं आया था ना, तो आपको बताना चाहिए था ना। आपने फोटो भेजिए दूसरे को, किस चीज का है? ठीक है, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ। देखिए अब स्क्रीन पे जो है यही गौ पीयूष के बारे में मैं बता रहा हूँ। पीयूषम यानी कि इसको गौ कलस्ट्रम कहते हैं। वही है जो दूसरा फोटो है, ये वाला जो है, ये मैंने खुद गौ कलस्ट्रम बनाया है। अरे क्यों बनाया मैंने, अब इसके बारे में मैं बताता हूँ। क्योंकि जब हमको गौ कलस्ट्रम के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त हुआ, बहुत ज्यादा इनकी जैसे देखिए क्या है कि जब हम किसी के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जब इसका महत्व को समझ लेते हैं, तब हम खोजते हैं कि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो हमने इसके बारे में बहुत पढ़ा, मतलब गौ कलस्ट्रम के बारे में बहुत पढ़ा, जानकारी प्राप्त हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा, सुंदर लगा। तो इसके बारे में जानकारी, मतलब इसका उपयोग, किसी भी चीज का उपयोग तभी आप करते हैं जब इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में जान जाते हैं। तो हमें किसी ने, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमें भी किसी ने इसके महत्व के बारे में बताया कि गौ कलस्ट्रम होता है, यानी कि गौ पीयूषम होता है, जो बहुत ही मतलब कि अच्छा होता है गौ पीयूषम। तो मुझे लगा ये गौ पीयूषम इतना अच्छा चीज है तो इसका प्रयोग करा जाए और इसका रिजल्ट भी देखा जाए। पहले मिलेगा कहाँ, कैसे बनता क्या है, तो ये क्या है पहले चीज, तो इसको मैंने शास्त्रों में देखना शुरू किया कि गौ पीयूषम के बारे में जो बोल रहे हैं, गौ कलस्ट्रम के बारे में जो बोल रहे हैं, क्या अष्टांग हृदय में, चरक संहिता में, भाव प्रकाश निघंटु में कहीं कुछ है क्या। तो हमें जो है चरक संहिता में मिला गौ कलस्ट्रम के नाम से, जो आपका रेफरेंस मैंने आपको